तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज नोवेल के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Chapter 1286 New Applications of Old Methods A Real Opportunity। पाशा, बाइल्स और फिल के चेहरों पर एकदम से रौनक आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे काफी देर से अंधेरे में भटकने के बाद अचानक रोशनी दिख गई हो। क्या अपॉर्चुनिटी? रॉय ने ऑलमोस्ट रिफ्लेक्स में पूछ लिया। अभी जो कुछ हुआ था उसके बाद उसका दिमाग थोड़ा ब्लैंक सा था। क्लाइन बिल्कुल भी जल्दी में नहीं था। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम लोगों ने एक चीज नोटिस नहीं की? उसने थोड़ा रुककर आगे कहा, नोटिस बोर्ड पर कहीं भी क्लियरली नहीं लिखा लॉ एनफोर्स कौन कर रहा है। अपनी पिछली जिंदगी में क्लाइन खुद को एक कीबोर्ड वॉरियर मानता था जो हर टॉपिक पर बोल सकता था। ऊपर से उसकी जिंदगी में काफी लॉयर्स आए गए थे और एक अर्ल ऑफ द फॉलन मैरिनेट भी उसके पास रह चुका था। इसलिए लॉज, रूल्स और लूप होल्स का बेसिक सेंस उसके पास नेचुरली था। हाँ, वो कामली एक्सप्लेन करने लगा। अनाउंसमेंट सिर्फ एक न्यू कंसोल का जिक्र करता है, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर नहीं करता कि एक्चुअल एनफोर्सर कौन है, और हम पहले ही एक इनविजिबल जस्टिशियर से एनकाउंटर कर चुके हैं। पाशा और बाकी लोग सोच में पड़ गए। क्लाइन ने कैजुअली मैजिक मिरर की सरफेस पर हाथ फेरा, जैसे किसी जानवर को थपथपा रहा हो। नॉर्मली, उसने कहा, लोग बिना बोले ये मान लेते हैं कि पुलिस, नाइट हॉक्स या मैंडेटेड पनिशर्स ही लॉ एनफोर्स करते हैं। ये बात लीगल डॉक्यूमेंट्स और पब्लिक नॉलेज से कंफर्म होती है। लेकिन इस बार उसकी आवाज थोड़ी सीरियस हुई। रूल्स उतने एयर टाइट नहीं है। अगर ये रूल्स पुराने लॉज और डायरेक्टिव्स के ब्लैंक स्लेट पर बने होते तो जब हमने क्राइम्स कमिट किए तब हमें पुलिस या नाइट हॉक्स दिखते, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब एक ही था, लॉ एनफोर्सर वेग है। पाशा, जो इन चारों में सबसे ज्यादा नॉलेजेबल थी, थोड़ा सोचकर बोली, हो सकता है लॉ एनफोर्सर एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हो, या फिर, क्लाइन ने बात पूरी की, वो डायरेक्टली न्यू कंसोल के इक्विवेलेंट हो। और ये भी क्लियर नहीं किया गया कि न्यू कंसोल कौन है, इसलिए वो कोई भी हो सकता है। फिल ने थोड़ा टेंशन के साथ कहा, पर हम सिटीजन्स की तरह लॉ एनफोर्स नहीं कर सकते। क्लाइन मुस्कुराया, लॉ एनफोर्समेंट यहां लेबल्स के बेसिस पर डिसाइड हो रहा है। फॉरेनर्स को टारगेट बनाया गया है, उनके पास लॉ एनफोर्स करने का राइट नहीं है। सिटीजन्स को ये राइट सिर्फ फॉरेनर्स के अगेंस्ट मिलता है। ये बात नोटिस से कंफर्म हो चुकी है। उसने बिना रुके आगे कहा, इसलिए मैंने रॉय को टेस्ट के लिए यूज किया, एक कॉन्ट्रडिक्शन का यूज करके। रिजल्ट बिल्कुल एक्सपेक्टेड निकला। अब वो क्लियरली पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा था। पहली बात, मैजिक मिरर ना फॉरेन लिविंग बीइंग है ना लोकल सिटीजन। वो बस एक आइटम है, थोड़ी इंटेलिजेंस के साथ, इसलिए उसे किसी ग्रुप में डाला ही नहीं जा सकता। जब लॉ एनफोर्सर क्लियर ना हो तो जो एलिमिनेशन प्रोसेस का पार्ट नहीं है उसे लॉ एनफोर्स करने का राइट मिल जाता है। दूसरी बात, मिरर ने एक फॉरेनर को पनिश किया। नोटिस इंप्लाई करता है कि जो भी फॉरेनर्स के साथ डील करता है वो लॉ एनफोर्सर माना जा सकता है। तीसरी बात, मिरर के पास खुद पनिशमेंट के रूल्स है। जब तक ये रूल इल्लीगल डिक्लेयर नहीं होता तब तक मिरर को पनिशमेंट देने का हक है। क्लाइन ने कंक्लूजन दिया, इन तीनों पॉइंट्स की वजह से मुझे लगता है 002 अभी खुद कॉन्ट्रडिक्शन में फंसा हुआ है। इसलिए नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि वो एक नया लॉ इशू करेगा जिसमें लॉ एनफोर्समेंट का मेन बॉडी क्लियर किया जाएगा, ताकि ये लूप होल बंद हो। जैसे ही वो क्लियर करेगा हमें बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी, तब हम टारगेट लॉक कर सकते हैं। वो हल्का सा हंसा, और अगर 002 प्रोहिबिशंस ऐड करने का ट्राई करे तो वो खुद को ही रिस्ट्रिक्ट करेगा, क्योंकि मिरर और वो सेम एट्रीब्यूट शेयर करते हैं। ये उसका फर्स्ट चॉइस नहीं होगा। इस एक्सप्लेनेशन के बाद रॉय, बाइल्स और पाशा को लग रहा था जैसे वो किसी लेजेंडरी वाइज मैन के साथ बैठे हों, जो कॉमन लोगों के बीच घूमता है। इसी वक्त क्लाइन के हाथ में मैजिक मिरर चमका। मिस्टी एक्विस लाइट निकली। मिरर पर नोटिस बोर्ड दिखने लगा। ओरिजिनल पेपर के नीचे 2 नई लाइंस ऐड हो चुकी थीं। ऑल लॉ एनफोर्समेंट मस्ट बी कैरिड आउट बाय द ट्रांसो ब्रास बुक और द ग्रुप इट ऑथराइजेज। Any private rules cannot surpass the official decree. ट्रांसो ब्रास बुक, क्लाइन ने धीरे से दोहराया। यही है 002 का फुल नेम। उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। अपॉर्चुनिटी आ चुकी थी। क्लाइन ने जानबूझकर 002 को मजबूर किया कि वो लॉ एनफोर्स क्लियर करे ताकि ज्यादा इंफॉर्मेशन एक्सपोज हो। उसके डिडक्शंस के हिसाब से 002 किसी सेफरा से कनेक्टेड था, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्लाइन सेफरा कासल से कनेक्टेड था अपने अर्ली डेज में। सेफरा एक सेंस में ग्रेट ओल्ड वन आउटर डीटी के बराबर होता है। इसलिए 002 को समझने का मतलब था रिवर्स करप्शन का रिस्क लेना।
पर क्लाइंट के हिसाब से 002 उससे कहीं ज्यादा करप्टेड था। इसलिए कनेक्शन होने पर पहले वही एक्सपोज होगा। और एग्जैक्टली वही हुआ। कॉजिटेशन के बीच क्लाइंट ने महसूस किया जैसे किसी एक स्पेसिफिक जगह से इनविजिबल थ्रेड जुड़ गया हो। इनडिस्क्राइबेबल करप्शन सर्च करने लगी। जिंग! उसने तुरंत एक गोल्ड कॉइन उछाला, सेफ्रा कासल के ऑरा से कनेक्शन कट किया और करप्शन आइसोलेट कर दी। अगले ही पल एक क्लियर इमेज उसके दिमाग में उभरी। लेफ्ट हैंड से कॉइन पकड़ते ही उसका ग्लव ट्रांसपेरेंट हुआ और वो वैनिश हो गया। नेक्स्ट मोमेंट वो एक लाइब्रेरी जैसे हॉल में खड़ा था। चारों तरफ बुक शेल्व्स, फ्लोर टू सीलिंग विंडोज और एक लॉन्ग टेबल पर थिन ब्रास शीट से बंधी हुई एक बुक। आई फाउंड यू। क्लाइंट मुस्कुराया। उसने ब्रीफ कनेक्शन का यूज करके डिविनेशन की और सेफिरा के अट्रैक्शन से टेलीपोर्ट को पिन पॉइंट कर दिया। नॉर्मली वो कभी ना कभी यहां आ ही जाता, 2 दिन, 2 हफ्ते या 2 साल बाद, पर तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता। सडनली पाह! उसकी पीठ पर लाल खून जैसे निशान उभर आए। विपिंग पनिशमेंट, ट्रेसपासिंग, क्लाइंट ने सोचा। पब्लिक एरिया है लेकिन ये क्राइम लाइट है, मुझे विड्रॉ करने का टाइम मिलेगा। उसने तुरंत वॉइड में हाथ बढ़ाया। आरियाना को डायरेक्टली समन नहीं किया क्योंकि हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन फ्रॉड माना जाता। बस लोकेशन इन्फॉर्मेशन भेजी। इसी बीच ब्रास बुक के पेजेस फ्लिप होने लगे और रूल्स दिखने लगे। रैशनैलिटी 20% से नीचे गई तो लॉस ऑफ कंट्रोल। ट्रांसो ब्रास बुक को कोई टच नहीं करेगा, वायलेशन इक्वल टू डेथ। बुक की कंडीशन चेंज करना मना है, वायलेशन इक्वल टू डेथ। क्लाइंट की रैशनैलिटी धीरे धीरे गिरने लगी। प्राइमोर्डियल 1 का मेंटल ब्रांड एक्टिव हो रहा था। ग्रे ब्लैक टेक्स्ट चेंज नहीं हो सकता जब तक 002 और अवेकन ना हो। ये एक्सपेक्टेड से भी ज्यादा डेंजरस है, क्लाइंट ने सोचा। वो बुक को टच नहीं कर सकता, ना ही उठा सकता है, ना ही डायरेक्टली सील कर सकता है। स्टाफ ऑफ द स्टार्स या बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वन से पूरा लाइब्रेरी कॉस्मोस में फेंकना ऑप्शन था, पर आउटर डीटीज के हाथ लगने का रिस्क और ज्यादा। इसी वक्त स्मैक! आरियाना अपीयर हुई और तुरंत इनविजिबल विप से लैश हुई। क्लाइंट ने जल्दी से कहा, पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अब दूसरा। इसे सील कैसे करें? आरियाना ने हेड शेक किया। इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो चुकी है, ट्रायल एंड एरर ही बचा है। डेंजरस, क्लाइंट ने सोचा, पर कोई है जो सोल्यूशन जानता है। उसने अपना स्पिरिट बॉडी स्पिरिट वर्ल्ड में भेजा और बैरियर के पार लियन से बोला, डील करें? तुम्हें सीलिंग मेथड चाहिए? लियन हंसा। तुम्हें क्या लगता है मैं मान जाऊंगा? फिर उसने पूछा, तुम गॉड ऑफ कॉम्बैट के लिए खुद को सैक्रिफाइस क्यों कर रहे हो? एवरनाइट चर्च ज्वाइन कर लो, एंजल बने रहो, लंबी जिंदगी, ब्लेसिंग्स। क्लाइंट चुप रहा। लियन की आंखें डार्क हो गई। एक ऐसा मिथिकल क्रीचर जिसमें पायस फेथ नहीं, वो मुझे कैसे समझेगा? क्लाइंट के दिमाग में एक ही थॉट आया। चैप्टर 1287 गाइडेंस। क्लाइंट कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके पास तुरंत कोई जवाब नहीं था। ये देखकर चर्च ऑफ द गॉड ऑफ कॉम्बैट के चीफ शेफर्ड लायन का चेहरा और भी सॉलम हो गया। वैसे भी लायन ने धीरे पर भारी आवाज में कहा, किसी डेटी का गिरना हमेशा टेम्परेरी होता है। वो आखिरकार वापस आएगा और मेरे शरीर का यूज करके फिर से अवेकन करेगा। ये सुनते ही क्लाइंट ने हल्का सा ब्राव फरो किया। उसे समझ नहीं आ रहा था, क्या ये एंजल अपने शेकन एंकर्स की वजह से मेंटल इंस्टेबिलिटी के करीब पहुंच चुका है, या फिर वो गॉड ऑफ कॉम्बैट के इन्फ्लुएंस में इतना डूब चुका है कि अपनी इंडिविजुअलिटी खो रहा है। एक सेंस में देखा जाए तो वो अपने ही गॉड का बैकअप कंटेनर बन चुका था। क्लाइंट ने सीधा जवाब दिया, बिना ज्यादा घुमाए। सीक्वेंस और लेवल को साइड में रखकर देखें तो ट्रू डेटीज हों या किंग्स ऑफ एंजल्स या कई एंजल्स, ज्यादातर केसेस में वो कंप्लीटली मरते ही नहीं। तुम्हें भी पता है, उसने कामली सेंटिन्यू किया, अपोकलिप्स बस 10-12 साल दूर है। मुझे नहीं लगता गॉड ऑफ कॉम्बैट की रिजरेक्शन इतनी फास्ट होगी। ये एक क्रूअल रियलिटी थी और क्लाइंट ने जानबूझकर ये बात सामने रखी। लाइन ने ठंडी हंसी हंसी, तुम कभी भी गॉड की पावर का अंदाजा नहीं लगा सकते। उसने क्लाइंट को और बोलने का मौका ही नहीं दिया। चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, शॉर्ट में, मैं तुमसे कोई डील नहीं करूंगा। प्रे करो, एवरनाइट से प्रे करो, अपने डेटी से प्रे करो कि वो 002 को सील करे और तुम्हें बचा ले। मैं बस 30-40 सेकंड्स और वेट करूंगा और फिर मैं यहां से निकल जाऊंगा। क्लाइंट ने ऊपर देखा। वहां इन्फिनाइट हाइट से लटकती हुई कर्टन थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो सीधा अपनी स्पिरिट बॉडी को वापस भेजकर लाइब्रेरी में आ गया, जहां ट्रू नोस्ट ब्रास बुक 002 रखी थी। तुम्हारे पास कोई आइडिया है?
उसने बिना टाइम वेस्ट किए आर्याना से पूछा। आर्याना ने हल्का सा हेड शेक किया। लाइन ने क्या कहा? उसने कहा डेटी से प्रे करो, वही 002 को सील कर सकते हैं। ये बोलते ही क्लाइन अचानक फ्रीज हो गया। सरफेस पर लाइन की बात गलत नहीं लग रही थी, लेकिन उसने अनजाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू दे दिया था। लाइन को यकीन था कोई भी डेटी 002 को सील कर सकता है। तो फिर सवाल यह था, डेटी किस चीज के बेसिस पर सील करेगी? सीक्वेंस 0 के स्टेटस से, या इतनी रॉ पावर से जो दुनिया तोड़ दे? क्वेश्चंस पर क्वेश्चंस क्लाइंट के दिमाग में उमड़ने लगे। इसी वक्त ट्रूनोस्ट ब्रास बुक खुद ही फ्लिप होकर एक ब्लैंक पेज पर आ गई। सिल्वर वर्ड्स उभरने लगे। वो लैंग्वेज थी जो फर्स्ट ब्लेसफेमी स्लेट पर लिखी गई थी, जो आज के सब लैंग्वेजेस की सोर्स मानी जाती है। कुछ ही सेकंड्स में नया टेक्स्ट बन गया। बेल्टेन सिटी लाइब्रेरी वही जगह है जहां ट्रूनोस्ट ब्रास बुक रखी जाती है। ये जगह स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। जो भी लिविंग बीइंग बिना परमिशन यहां घुसेगा, उसे सिवियर पनिशमेंट मिलेगी। क्लाइन की आंखें थोड़ी सी वाइडन हो गईं। पनिशमेंट एस्केलेट हो रही है। उसने तुरंत एनालिसिस की। नेक्स्ट स्टेप शायद डेथ सेंटेंस। लेकिन वो पैनिक नहीं हुआ। उल्टा वो मुस्कुराया और बिल्कुल सिंसेरिटी से बोला, मेरी विश है बेल्टेन सिटी लाइब्रेरी का साइज श्रिंक हो जाए और जहां मैं और मैम आर्याना खड़े हैं वही बाउंड्री बन जाए। बोलते ही उसने फिंगर स्नैप की। विश ग्रांट हो गई। स्नैप की आवाज के साथ ही लाइब्रेरी के साथ कनेक्टेड लॉन गायब हो गया। बिल्डिंग छोटी होने लगी। वॉल्स पीछे हटने लगी। कुछ ही पल में लाइब्रेरी सिर्फ अपने ओरिजिनल साइज का 1/10 रह गई। क्लाइन और आर्याना अपने आप फ्लोर टू सीलिंग विंडोज के बाहर आ गए। खुली विंडो के थ्रू वो रेक्टेंगुलर टेबल पर रखी ब्रास बुक को देख रहे थे। डिस्टेंस सेम था, लेकिन एक फर्क आ चुका था। वो अब सिवियर पनिशमेंट जोन के अंदर नहीं थे। हाँ, पहले कर्फ्यू वायलेशन की वजह से उन्हें फिर से इनविजिबल विप से मारा गया, लेकिन वो एक्सेप्टेबल था। क्लाइन ने और विशेष नहीं मांगी। वो सोच में डूब गया। उसने लाइन के वर्ड्स का हिडन मीनिंग एनालाइज करना शुरू किया। नहीं, डेटी का सील फोर्सफुल सेपरेशन नहीं हो सकता। अगर होता तो मेरी स्पिरिचुअल इंट्यूशन पहले ही रिएक्ट कर चुकी होती। मैं सेफरा कासल का ऑरा यूज करके सील कंप्लीट कर देता। मिस्टिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये लॉजिकल नहीं था। 002 क्लियरली एक सेफरा से रिलेटेड है। सिर्फ सीक्वेंस 0 का स्टेटस उसे सप्रेस नहीं कर सकता, चाहे वो डेटी हो सकता है, लेकिन वो रियल मेथड नहीं होगा। इसका मतलब लाइन को एक ऐसा सीलिंग मेथड पता है जो डेटी के बिना भी काम करता है। तो फिर सीक्वेंस 0 डेटी की सबसे स्पेशल चीज क्या होती है? यूनिकनेस। वो चीज जो ट्रूली यूनिक होती है, जिसे हिस्टोरिकल वॉइड से समन नहीं किया जा सकता। लेकिन एक एंजल इनडायरेक्टली यूनिकनेस का इफेक्ट कैसे क्रिएट करे? थॉट्स टकरा रहे थे, स्पार्क्स उड़ रहे थे, पर आंसर अभी भी मिसिंग था। इसी बीच ब्रास बुक पर और रूल्स लिखे जाने लगे। अब क्लाइन और आर्याना को डायरेक्टली पनिशमेंट टारगेट्स के ग्रुप में डाल दिया गया। आर्याना ने थोड़ी देर ऑब्जर्व किया, फिर सडनली बोली, मैं टेबल के नीचे की सॉइल को कंसील करने की कोशिश करूंगी। इससे 002 कोर तक घिस जाएगा। अलर्ट रहना। क्लाइन का दिल जोर से धड़का। ये आइडिया काफी अच्छा था। बुक ने सिर्फ टच और कंडीशन चेंज को बैन किया था। एनवायरनमेंट उसकी कंडीशन का पार्ट नहीं था, और उन्हें सिर्फ लाइब्रेरी में एंट्री से रोका गया था, इन्फ्लुएंस से नहीं। अगर 002 कंसील्ड सॉइल से गिरकर कोर में चला जाता तो डिस्टेंस की वजह से बेल्टेन सिटी पर उसका कंट्रोल टूट जाता, रूल्स फेल हो जाते, और फिर वो एवरनाइट गॉडेस से हेल्प ले सकते थे। लेकिन जैसे ही आर्याना एक्शन लेने वाली थी, नया लॉ कंप्लीट हो गया। बेल्टेन 002 की जगह किसी भी लिविंग बीइंग या ऑब्जेक्ट को किसी भी तरह का नुकसान मना है। 002 ने लूप होल नोटिस कर लिया था। क्लाइन ने फ्राउन किया और फिर अचानक उसके दिमाग में लाइट बल्ब जल गया। यूनिकनेस का यूज डायरेक्ट पावर के लिए नहीं होता, उसका यूज होता है पैराडॉक्स क्रिएट करने के लिए। अगर 002 को कॉन्ट्रडिक्शंस के लूप में डाल दिया जाए तो एंजल्स, सेंट्स, यहां तक कि नॉर्मल लोग भी सील प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। की सिर्फ ये थी, पैराडॉक्स बनाना और गाइड करना। कैसे सील होगा बाद में, उसका आंसर अभी नहीं था, इसलिए ऑब्जर्वेशन जरूरी थी। सिर्फ कुछ सेकंड्स में क्लाइन ने एक परफेक्ट पैराडॉक्स पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया। उसने आर्याना से कहा, लाइब्रेरी डिस्ट्रॉय मत कीजिए, हम पूरे बेल्टेन के बाकी पार्ट्स को कंसील करेंगे। सपोर्ट खत्म होगा और लाइब्रेरी खुद कोलैप्स होकर कोर में गिर जाएगी। आर्याना रुक गई। उसने क्लाइन को गहरी नजर से देखा। इससे बहुत सारे सिविलियंस मरेंगे। 2 बुराइयों में से छोटी बुराई चुननी होती है, क्लाइन ने फर्मली कहा। आर्याना चुप हो गई। इसी वक्त और रूल्स लिखे गए। बेल्टेन 002 का शहर एक ट्रू होली लैंड है। यहां किसी भी चीज को नुकसान मना है। क्लाइन डिसअपॉइंटेड नहीं हुआ। वो मुस्कुराया और स्नैप किया।
स्कारलेट फ्लेम्स उसके पॉकेट से निकले, आग का स्ट्रीम आसमान से उतरा। क्लाइन जंप करके एक आदमी को उठा लाया, बेल्टेन का लोकल, बाइल्स। जाओ, क्लाइन ने कामली कहा, और ब्रास बुक के पेजेस फ्लिप करो। बाइल्स को पूरी सिचुएशन समझ नहीं आई, लेकिन उसका भरोसा पूरा था। वो लाइब्रेरी के छोटे से विंडो से अंदर गया। कोई पनिशमेंट नहीं, कोई विप नहीं। क्लाइन की मुस्कान और बड़ी हो गई। पैराडॉक्स बन चुका था। बेल्टेन सिर्फ जमीन और बिल्डिंग्स नहीं था, उसमें लोग भी शामिल थे। अगर 002 बाइल्स को पनिश करता तो होली लैंड को नुकसान होता। अगर पनिश नहीं करता तो लाइब्रेरी एंट्री रूल टूट जाता। विशियस साइकिल। क्लाइन जानता था 002 इसे जल्दी फिक्स करेगा। बस उम्मीद ये थी कि बाइल्स को सीलिंग क्लू मिल जाए। जो पेज अभी ओपन है उस पर नजर रखो। जैसे ही कोई नया रूल बनने लगे तुरंत बाहर आ जाना। गेम अपने फाइनल स्टेज में आ चुकी थी। चैप्टर 1288 मेन इंटेलिजेंस। बाइल्स ने पहले भी काफी डरावनी चीजें देखी थीं। फिल का कटा हुआ हाथ, वेबर की फांसी और मिस्टर मैजिशियन की वो हाथ की दोबारा बनी हुई पाम जिसमें कीड़े रेंग रहे थे। उसके पास 002 के वजह से पैदा हुई भयानक एनॉमली की प्रैक्टिकल समझ भी थी, लेकिन उसका लेवल और एक्सपीरियंस काफी कम था। इसी वजह से इस पूरे इंसिडेंट के पीछे जो असली कॉस्मिक लेवल हॉरर छुपा हुआ था उससे वो पूरी तरह समझ नहीं पाया। उसके लिए ये ज्यादातर एक जिंदगी की सबसे भयानक कहानी जैसा था, डरावनी, खौफनाक, लेकिन फिर भी एक कहानी। इसीलिए डर लगने के बावजूद उसने अपना करेज इकट्ठा किया और लोगों की नजरों के बीच रेक्टेंगुलर टेबल की तरफ तेजी से बढ़ गया। वहां एक तरफ था एक मैजिकल मैजिशियन और दूसरी तरफ एक ग्राउंडेड एंजल। ये कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं थी। बाइल्स का सेलर पाथवे से होना यहां थोड़ा मददगार साबित हुआ। समुंदर देखने वाले लोग अक्सर जिंदगी और मौत के बीच खड़े रहना सीख जाते हैं। 2-3 कदम में वो उस जगह पहुंच गया जहां वो ट्रू नॉस्ट ब्रास बुक 002 को छू सकता था। उसने ज्यादा सोचा नहीं, सीधा अपनी राइट पाम आगे बढ़ाई, ब्रास पेजेस पकड़े और जल्दी जल्दी पलटने लगा। इस दौरान उसके हाथ का पिछला हिस्सा उस अधभरे ब्रास पेज को संभालकर रख रहा था जो अभी पूरी तरह लिखा नहीं गया था, ताकि मिस्टर मैजिशियन और मैम एंजल चेंजेस को ऑब्जर्व कर सकें और टाइम पर रिएक्ट कर पाएं। फ्लिप, फ्लिप, फ्लिप। पेजेस पलटने की आवाज के बीच बाइल्स की नजर एक लाइन पर पड़ी। ट्रू नॉस्ट ब्रास बुक को टच करने पर डेथ सेंटेंस दी जाएगी। एक पल के लिए उसके दिल में तेज कंफ्यूजन और पैनिक उठा। मैं जिंदा हूं या मरने वाला हूं? लेकिन उस कंफ्यूजन का उसके हाथों पर कोई असर नहीं हुआ। वो पेजेस पलटता ही रहा। क्लाइन की आंखों में अलग अलग ब्रास पेजेस रिफ्लेक्ट होने लगे। हर पेज पर अलग अलग रूल्स थे। ये पेजेस ना तो पुरानी लाइंस को मिटा रहे थे, ना ही उनकी जगह नई लाइंस डाल रहे थे। वो साथ साथ अपीयर हो रहे थे और धीरे धीरे उनकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार क्लाइन की आंखों में कई ब्रास पेजेस एक साथ रिफ्लेक्ट हो रहे थे, बिल्कुल नीटली एक लाइन में अरेंज हुए हुए। ऐसा लग रहा था जैसे उसने 002 को तोड़कर हर पेज को धूप में सुखाने के लिए ग्लास प्लेटफॉर्म पर रख दिया हो। ये एंजल लेवल ड्रीम डिविनेशन टेक्निक थी, एक ऐसी टेक्निक जिससे क्लाइन उन सीन्स को रिप्रोड्यूस कर सकता था जो उसके जन्म से पहले भी हो चुके थे। टाइम के साथ उसकी गहरी ब्राउन आंखों में पेजेस घूमने लगे और आखिरकार एक पर्टिकुलर पेज पर रुक गए। सत्य सामने आ चुकी थी। ट्रू नॉस्ट ब्रास बुक एक ऐसी जस्ट यूनिकनेस से पैदा हुई है जिसे नेशन ऑफ डिसऑर्डर ने करप्ट कर दिया है। क्लाइन के दिल में एक क्लैरिटी उतर आई। बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। क्योंकि ट्रू नॉस्ट ब्रास बुक सारे लो लेवल रूल्स जनरेट कर सकती है, तो इसमें खुद का डिस्क्रिप्शन जरूर होना चाहिए। ये उसके एसेंस से डिसाइड होता है। जब तक 002 पूरी तरह अवेकन या अलाइव नहीं होता, जब तक उसके पास सिलेक्ट और हाइड करने लायक काफी इंटेलिजेंस नहीं होती, तब तक ये सब लिखा हुआ यहीं मिलेगा। इसी मोमेंट पर क्लाइन के दिमाग में एक खुशी की चमक हुई और तुरंत ही उस अधभरे ब्रास पेज पर मर्क्यूरी कलर्ड का एक नया वर्ड उभर आया। इसका मतलब था -2 ने अपनी पावर का एक हिस्सा अपने विशेष साइकिल से निकाल लिया था। वो अब सप्लीमेंट्री एक्सप्लेनेशंस ऐड करने जा रहा था ताकि लूप होल्स फिक्स कर सके। अभी निकल जाओ, क्लाइन जोर से चिल्लाया। बाइल्स ने बिना एक सेकंड भी वेस्ट किए अपना राइट हैंड हटाया, मुड़ा और घूमकर विंडो से बाहर कूद गया। मुझ पर अटैक करने का एक्ट करो, क्लाइन ने अचानक कहा, जैसे ही उसने देखा कि ड्यूअल ट्रेड सेलर लाइब्रेरी छोड़ चुका है। बाइल्स का दिल उलझन से भर गया, लेकिन उसने फिर भी अपना राइट हैंड उठाया, कंधा पीछे खींचा और ऐसा पोज दिया जैसे वो क्लाइन को पंच मारने वाला हो। इसी वक्त एक नया आर्टिकल फाइनली फॉर्म हो गया। ऊपर दिए गए रूल्स के तहत ट्रू नॉस्ट ब्रास बुक और जिन ग्रुप्स को वो ऑथराइज करती है, लॉ एन्फोर्समेंट के दौरान एग्जेम्प्ट होंगे। आर्टिकल पब्लिश हो चुका था,
लेकिन बाइल्स को कोई पनिशमेंट नहीं मिली। बिल्कुल क्लियर था, ट्रू नॉस्ट ब्रास बुक उन चीजों का पीछा नहीं करती जो विशियस साइकिल्स या अनक्लियर डेफिनेशंस पैदा करती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे वो लूपहोल्स फिक्स करती है लेकिन क्राइम्स स्टैक नहीं करती। इसी लॉजिक के मुताबिक बाइल्स, जो वाकई में 002 को टच कर चुका था, सप्लीमेंट्री क्लॉज पब्लिश होने से पहले सिफ्रा से करप्ट नहीं हुआ, क्योंकि बाइल्स बेल्टेन का ही हिस्सा था। उसे किसी भी एंगल से डैमेज नहीं किया जा सकता था, इसीलिए वो करप्ट भी नहीं हो सकता था। और सप्लीमेंट्री क्लॉज के बाद भी उसके पास्ट एक्शंस के लिए रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट नहीं दी जा सकती थी। हाँ, टेक्निकली देखा जाए तो बाइल्स ने सिटी लाइब्रेरी छोड़ने के बाद बाहर कर्फ्यू भी तोड़ा था, लेकिन क्लाइन ने पहले ही एक इंपॉर्टेंट बात नोटिस कर ली थी। जब बेल्टेन के सिटीजन्स बाहर रहकर फॉरेनर्स का पीछा करते हैं तो उन पर कर्फ्यू अप्लाई नहीं होता। इसी लॉजिक का यूज करके बाइल्स ने एक फेक अटैक एक्ट बना दिया ताकि लीगल पनिशमेंट से बच सके। इसी वक्त जब 002 अपने रूल्स फिक्स कर रहा था, क्लाइन ने मौका पकड़कर ट्रू नॉस्ट ब्रास बुक के बारे में सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में स्टैंप कर ली। उस बुक की लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन ज्यादातर टाइम वो बहुत लो लेवल पर रहती है। बुक का फर्स्ट हाफ लगभग सारे अंडरलाइंग रूल्स दिखाता है, सेकंड हाफ खाली होता है। उस सेकंड हाफ को ऑटोनोमसली फिल करना पड़ता है। जैसे ही कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, बुक नेचुरली आसपास के एरिया के लिए लॉज बनाना शुरू करती है, थोड़े बायस के साथ, और उन्हें स्ट्रिक्टली एनफोर्स करती है। इस प्रोसेस में वो फीडबैक के बेसिस पर रूल्स को एडजस्ट और करेक्ट करती रहती है। जैसे जैसे लॉज ज्यादा स्ट्रिक्ट होते जाते हैं, उसकी लिविंग नेचर और गहरी होती जाती है। जब एक ऐसा लॉ सिस्टम बन जाता है जो हर एस्पेक्ट को कवर करता है, तब ट्रू नॉस्ट ब्रास बुक फुल्ली अलाइव हो जाती है। तब उसके पास ट्रू इंटेलिजेंस होती है और फर्स्ट हाफ के रूल्स को भी एक लिमिट तक मॉडिफाई करने की एबिलिटी होती है। वो लिमिट क्या होती है? अगर लॉज के बीच ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस आ जाएं जो फिक्स ना हो सकें, या फिर पेजेस भर जाएं बिना एक एयर टाइट सिस्टम बने, तो ट्रू नॉस्ट ब्रास बुक फर्स्ट और सेकंड हाफ के बीच एक नई लाइन लिख देती है। इसके बाद के सारे रूल्स इनइफेक्टिव हैं। जैसे ही ये लाइन बन जाती है, सेकंड हाफ के रूल्स गायब हो जाते हैं, पेजेस फिर से ब्लैंक हो जाते हैं। जब पूरा सेकंड हाफ ब्लैंक हो जाता है, वो लाइन भी मिट जाती है और बुक फिर से पहले जैसे साइकिल रिपीट करती है, जब तक एक परफेक्ट एयर टाइट लॉ सिस्टम ना बन जाए। और एक और रूल, किसी भी लॉ को इफेक्टिव होने से पहले पब्लिकली अनाउंस या इन्फॉर्म करना जरूरी होता है। जब किसी एक्शन के लिए कोई क्लियर रूल नहीं होता, चाहे वो कॉमन सेंस के खिलाफ ही क्यों ना हो। ट्रू नॉस्ट ब्रास बुक डिस्टॉर्टेड और अगली रूल से नफरत करती है। उसे लूप होल्स बिल्कुल पसंद नहीं। ये सब डिटेल्स 002 को सील करने की थी। क्लाइन हर लाइन से यूजेबल इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा था और उसके थॉट्स और तेज हो रहे थे। इसी वक्त लीडर ऑफ एस्थेटिक्स आरियाना ने धीरे से कहा, एक ऐसा तरीका सोचो जिसमें हम सेकंड हाफ के पेजेस भर दें लेकिन सिस्टम एयर टाइट ना बने। क्लाइन की आंखें चमक उठीं। बिल्कुल, उसने सोचा, उस केस में बुक खुद ही बोलेगी इसके बाद के सारे रूल्स इनइफेक्टिव हैं। तब एनवायरनमेंट पर लगे सारे रिस्ट्रिक्शंस टेम्पररी गायब हो जाएंगे और हमें मौका मिलेगा इसे टच करने का, उठाने का या सीधा किसी डेटी से प्रे करने का। लेकिन कैसे? एक सवाल अभी भी था। ट्रू नॉस्ट ब्रास बुक डिस्टॉर्टेड और अगली रूल से नफरत करती है, लूप होल से नफरत करती है। और तब क्लाइंट के दिमाग में एक क्रेजी आइडिया आया। उसने बिना सोचे अपनी बाहें फैला दी, जैसे हवा को गले लगा रहा हो। अगले ही सेकंड उस बिल्डिंग के अंदर, जो पहले ही ओरिजिनल लाइब्रेरी के 1/10 साइज तक श्रिंक हो चुकी थी, एक और जगह डिसेंड हुई। एक हॉल, डार्क ब्लैक स्टोन स्लैब से बना हुआ, हर जगह स्क्रैचेस के साथ। अंदर 8 ब्लैक स्टोन पिलर्स, ऊपर लटकते मेटल कॉलम्स और नीचे 41 कैंडल्स लेफ्ट साइड पर, 40 राइट साइड पर, हर एक कैंडल अलग अलग क्रीचर्स के शेप में। ये था हॉल ऑफ कॉन्सल ट्यूडोर यूनाइटेड एम्पायर, जो क्लाइन पहले देख चुका था। उस वक्त दोनों कॉन्सल्स अभी भी ब्लैक एम्परर पाथवे के सीक्वेंस 1 प्रिंस थे, इसीलिए ये जगह डिस्टॉर्शन से भरी हुई थी, नॉर्मल रूल्स से बिल्कुल मैच नहीं करती थी और एस्थेटिक्स का कोई रूल फॉलो नहीं करती थी। और जब क्लाइन ने ये हिस्टोरिकल सीन समन किया, तो उसने अपने डोमेन की एबिलिटी यूज करके 4th एपॉक के डिटेल्स भी ऐड कर दिए। इससे ब्लैक एम्परर से पैदा हुआ ऑर्डर और ज्यादा डिटेल्ड और कंक्रीट हो गया। पी, जमीन पर गिरते ही क्लाइन की कलाइयां कट गईं, खून बहने लगा, बिल्कुल एक आम इंसान की तरह। ये दूसरी बार था जब क्लाइन ने फ्रॉड किया। 2 कटे हुए हाथ और जमीन पर गिरा ताजा खून तुरंत ही ट्रांसपेरेंट कीड़ों और चिपचिपे ऑलमोस्ट शेपलेस लिक्विड में बदल गए। जैसे जैसे सोल वर्म्स मरने लगे, क्लाइन ने दर्द से चेहरा सिकोड़ा और उन कीड़ों को फोर्स किया कि वो स्टंप से निकलकर नए हाथ बना दें। साथ ही वो पूरी कोशिश कर रहा था कि जो हिस्टोरिकल सीन उसने मल्टीपल समनिंग से बनाया था, वो कोलैप्स ना हो जाए।
लाइब्रेरी के अंदर रेक्टेंगुलर टेबल पर रखी ब्रास बुक पर नई नई लाइनें लिखी जाने लगीं। सारी बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स गोल्डन रेशियो और सिमेट्री फॉलो करेंगे। वियर्ड कपड़े की इजाजत नहीं। इसके बाद के क्राइम्स पर डेथ पेनल्टी। ट्रू नॉस्ट ब्रास बुक तेजी से पेजेस पलट रही थी, ब्लैक एम्परर के डिस्टॉर्टेड लॉज को टारगेट करते हुए। जितनी तेज वो आगे बढ़ रही थी, उतनी ही तेज नया टेक्स्ट उभर रहा था। लगभग 1 मिनट तक ये प्रोसेस बिना रुके चलता रहा। हॉल के अंदर सीलिंग से गिरती कैंडल्स टूटकर गायब हो गईं और बाकी हिस्सों में भी चेंजेस आने लगे। आखिरकार हॉल खुद को मेंटेन नहीं कर पाया और कोलैप्स होकर हिस्टोरिकल वॉइड में वापस चला गया। उस वक्त ट्रू नॉस्ट ब्रास बुक ऑलरेडी लास्ट 2 पेजेस पर आ चुकी थी। वो बिल्कुल शांत पड़ी थी, क्योंकि लास्ट पेज टेक्स्ट से भर चुका था और 002 अब एक स्ट्रिक्ट एयरटाइट लॉ सिस्टम बनाने में फेल हो चुका था। क्लाइन ने गहरी सांस ली। उसकी स्पिरिचुअलिटी लगभग खत्म हो चुकी थी। चलो बाइल्स के घर पर 1 घंटा रुकते हैं, उसने आरियाना से कहा। अगर लोग जहां थे वहीं रुके रहे तो उन्हें कर्फ्यू वायलेशन से लेकर डेथ सेंटेंस तक मिल सकती है। ट्रू नॉस्ट ब्रास बुक की मॉनिटरिंग, जो कि एक ऐसा मिशन था जहां गलती की कोई जगह नहीं, नेचुरली आरओडेस को दे दी गई। मैजिकल मिरर डायरेक्टली 002 को नहीं देख सकता था, लेकिन वो नोटिस बोर्ड पर नजर रख सकता था और लॉस के गायब होने की प्रोग्रेस ट्रैक कर सकता था। गेम अब 002 के कंट्रोल से निकल गई थी। चैप्टर 1289 फूलिंग। बाइल्स के घर वापस आने के बाद क्लेन ने बिना रॉय और बाकी लोगों के सवाल का वेट किए एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। उसके चेहरे पर ना थकान थी, ना घबराहट, सिर्फ एक अजीब सी शांति। उसने एक बहुत ही पायस, पवित्र सी विश की। मैं चाहता हूं कि मेरी स्पिरिचुअलिटी पूरी तरह से रिस्टोर हो जाए। इतना कहकर उसने अपना राइट हैंड उठाया, उंगलियां चटाक से बजाई और अपनी ही विश को पूरा कर दिया। अगली ही पल उसकी स्पिरिचुअलिटी वापस अपनी नॉर्मल पीक स्टेट में आ गई। इसके तुरंत बाद क्लेन ने अपनी लेफ्ट पाम आगे बढ़ाई। वो पहले वाले कर्टन के हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन का मेंटेनेंस खत्म करने ही वाला था, ताकि एक नया कर्टन समन करके बेल्टिन सिटी से जुड़े हुए स्पिरिट वर्ल्ड के एरिया को फिर से सील किया जा सके। इसका सीधा मतलब यह था, चर्च ऑफ द गॉड ऑफ कॉम्बैट का चीफ शेपर्ड लायन फिर से भाग नहीं पाएगा। लेकिन इसी पल एरियाना ने धीरे से सिर हिला दिया। इसका मतलब था, इसकी जरूरत नहीं है। एरियाना ने कामली समझाया, विशेस की पावर की एक लिमिट होती है। एक मिरेकल इन्वोकर सेम विश को शॉर्ट टाइम में रिपीट नहीं कर सकता। इसका मतलब यह था कि अगली 1-2 घंटे तक क्लेन अपनी स्पिरिचुअलिटी सिर्फ विशेस के थ्रू रिकवर नहीं कर पाएगा। हां, टेक्निकली एक क्वालिफाइड सीयर पाथ एंजल इस चीज को बाईपास कर सकता था। जैसे वो पाशा, रॉय, बाइल्स और एरियाना को एक एक करके क्लेन की स्पिरिचुअलिटी के लिए विश करने को कह देता। लेकिन असली प्रॉब्लम यह थी कि चाहे वो कितनी बार स्पिरिचुअलिटी रिकवर कर भी लेता, फिर भी वो सीक्वेंस 1 लेवल का कर्टन 1 घंटे से ज्यादा मेंटेन नहीं कर पाता। और ऊपर से उसको 002 के द्वारा लिखे गए सारे पुराने रूल्स के फुल्ली इरेज होने का वेट भी करना था, जो लगभग 1 घंटा ले लेता। काफी सोच विचार के बाद क्लेन ने हल्का सा सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए बोला, पहले ट्राई कर लेते हैं। अभी हम काफी फ्री हैं। आखिरी स्पिरिचुअल रिकवरी के बाद मैं गिव अप कर दूंगा। बाकी सब चीफ शेपर्ड के फेट पर डिपेंड करता है। हो सकता है वो एंजाइटी, डेस्परेशन और पैनिक में कंट्रोल खो दे। ये कहकर क्लेन ने ओरिजिनल कर्टन का मेंटेनेंस हटा दिया। अगली ही सेकंड उसका लेफ्ट हैंड फिर से आगे बढ़ा और एक नया कर्टन समन हुआ, जो बेल्टिन सिटी से जुड़े स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर उतर गया। स्पिरिट वर्ल्ड के उस एरिया में जहां सैचुरेटेड कलर्स एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहे थे, लायन, जो ब्लैक रोब, व्हाइट एजेस और स्क्वायर हैट पहने था, ने महसूस किया कि सारी रिस्ट्रिक्शंस हट चुकी हैं। जैसे ही वो बाहर निकलने वाला था, उसने देखा कि एक नया कर्टन फिर से नीचे गिर रहा है। वो फिर से बंद हो गया। उसके चेहरे की मुस्कान उसी पल फेड हो गई। कुछ सेकंड्स बाद लायन ने धीरे से सांस छोड़ी, अपने आप को मेंटली शांत किया और वेट करता रहा। अगला 1 घंटा चर्च ऑफ द गॉड ऑफ कॉम्बैट के चीफ शेपर्ड ने बार बार उम्मीद और निराशा के बीच जिया। कभी लगता अब निकल जाऊंगा, और अगले ही पल सब कुछ फिर से बंद। वो पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता रहा, टाइम गैप्स समझने की कोशिश करता रहा, ताकि कर्टन के गिरने और नए कर्टन आने के बीच उस छोटे से मौके को पकड़ सके। लेकिन आखिरकार उसे समझ आ गया कि ये इंटरवल्स किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे। जो उसे रोक रहा था
वो सिर्फ तब बैरियर रिस्टोर नहीं करता जब उसकी स्पिरिचुअलिटी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली होती। कभी कभी दूसरा साइड टाइम से पहले ही बैरियर बना देता। अगर ये बात नहीं होती कि फेसेटियन सिटीजन्स को गॉड ऑफ कॉम्बैट से फेथ चेंज करने पर फोर्स नहीं किया गया था और लायन को ट्रेटर डिक्लेयर करने का ऑर्डर अभी तक हर जगह फैला नहीं था, तो ये ग्राउंडेड एंजल कब का कंट्रोल खो चुका होता। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, लायन ने फिर महसूस किया पुराना कर्टन गिर रहा है, लेकिन इस बार कोई नया कर्टन नहीं आया। आखिरकार वो अपनी लिमिट पर पहुंच चुका था। लायन खुश हो गया। 1 सेकंड की भी हिचकिचाहट के बिना वो उस कोलैप्सिंग एंशिएंट और धुंधले पैलेस से बाहर निकल गया। अगली ही पल उसने देखा कि एक औरत जिसके गोल्डन हेयर रेड टिंट्स थे, जिसे एक कॉम्प्लेक्स लॉन्ग ड्रेस पहनाया गया था, एक अननोन एग्जिस्टेंस जो येलो ब्राउन लिक्विड में लिपटा हुआ था, और कई अजीब लेकिन बेहद पावरफुल स्पिरिट वर्ल्ड क्रीचर्स। पिछली बार क्लेन ने जो कर्टन डाला था वो हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शन था जो सेफिरा कासल की ऑरा से कंटैमिनेट हो गया था, इसलिए नेचुरली वो सेंसिटिव और डेंजरस चीजों को अट्रैक्ट करता था। अगर एमन भी वहां होता तो कोई हैरानी नहीं थी। लायन के चेहरे पर फिर से एक फ्रोजन स्माइल आ गई। बेल्टिन सिटी, बाइल्स का रेंटल अपार्टमेंट। क्लेन ने अचानक सिर उठाया और आसमान की तरफ देखा। वो धीरे से बोला, इम्प्रेसिव। उसके बाद वो फिर शांत हो गया, जब तक कि मैजिक मिरर ने एक वाटरी लाइट इमिट नहीं की जो नोटिस बोर्ड की करंट कंडीशन दिखा रही थी। पेपर पर लिखे रूल्स रिवर्स ऑर्डर में गायब हो रहे थे। इसका मतलब यह था कि 002 अपने खुद के बनाए गए रूल्स को मिटा रहा था और सब कुछ फिर से शुरू करने जा रहा था। जैसे ही कर्फ्यू ऑर्डर खत्म हुआ, क्लेन, जो ऑलरेडी फुल्ली फोकस्ड था, तुरंत मैम एरियाना को खींचकर फ्लेमिंग जंप के साथ फ्लेमिंग लाइब्रेरी के बाहर आ गया। वहां उसने देखा कि 002 के ब्रास पेजेस पर रूल्स इरेज होने की स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो चुकी थी। पलक झपकते ही बुक का सेकंड हाफ सिर्फ एक क्लॉज बनकर रह गया। निम्नलिखित सभी रूल्स इनइफेक्टिव हैं। फिर वो क्लॉज भी गायब हो गया और बिना किसी गैप के नए रूल्स लिखने शुरू हो गए। ट्रूनोस्ट ब्रास बुक सबसे कीमती आइटम है। किसी भी लिविंग बीइंग को इसे टच करने की इजाजत नहीं। इस रूल के पूरा होने से पहले ही एरियाना की फिगर रेक्टेंगुलर टेबल के पास अपीयर हो चुकी थी। उसकी उंगली ब्रास पेजेस को छू गई। क्रैक। चर्च ऑफ एवरनाइट की एस्थेटिक्स लीडर की गर्दन जैसे किसी इनविजिबल हस्सी से खींच ली गई हो। एक एंजल होने के बावजूद उसकी हड्डी टूट चुकी थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हैंगिंग, डेथ पनिशमेंट। लेकिन क्योंकि एरियाना की उंगली थोड़ी मुश्किल से स्लिप हो गई, इसलिए पहला क्लॉज पूरी तरह से डिस्प्ले होने से पहले ही इरेज हो गया। वो सीक्रेट स्टेट में चला गया। और याद रखो, 002 के द्वारा बनाए गए कोई भी रूल्स तब तक इफेक्टिव नहीं होते जब तक उन्हें पब्लिकली अनाउंस ना किया जाए। इसी मोमेंट का फायदा उठाते हुए एरियाना ने ट्रूनोस्ट ब्रास बुक उठाई और विंडो के बाहर क्लेन की तरफ फेंक दी। पिछले 1 घंटे में क्लेन ऑलरेडी सारे पॉसिबल सिनेरियोज डिस्कस कर चुका था। वो बिल्कुल भी पैनिक नहीं हुआ। जैसे ही 002 हवा में थी, क्लेन ने ह्यूमन स्किन ग्लव पहना और हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन का यूज करके ब्रास बुक को पकड़ लिया। फिर टेलीपोर्ट। उसकी फिगर उस जगह से गायब हो गई। पीछे एरियाना जमीन पर गिर पड़ी, उसकी गर्दन पर गहरा निशान छोड़कर। कुछ सेकंड्स बाद 002 के साथ क्लेन हॉर्नेकिस माउंटेन रेंज की मेन पीक पर अपीयर हुआ। एंजल लेवल स्पिरिचुअल विजन से उसने कोलैप्स्ड एंशिएंट और धुंधला पैलेस देखा। एक पल भी वेस्ट न करते हुए उसने अपने हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन से ब्रास बुक उठाने दी और पैलेस के मेन गेट को नॉक किया। गेट खुला। अंदर एक भयानक हॉल। छत से कई लाशें लटक रही थी। हर लाश अलग थी। आदमी, औरत, कोई सुंदर, कोई सिंपल, कोई अजीब कपड़ों में। हर हैंगर के पीछे ट्रांसपेरेंट स्लिपरी टेंटिकल्स हल्के एंड में रखी एक एंशिएंट स्टोन चेयर से जड़े हुए थे। उस चेयर पर ट्रांसपेरेंट ट्विस्टेड कीड़े एक गेंद की तरह जमे हुए थे। ये था एंटिगनस फैमिली का हाफ फूल जो कंट्रोल खो चुका था। जैसे ही उसने डोर खुलने का एहसास किया और क्लेन के हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन को सेंस किया, कीड़े चेयर छोड़कर डोर की तरफ बढ़ने लगे। इसी वक्त स्टोन चेयर के नीचे से रोजेल गुस्ताव का फूल टैरो कार्ड स्टेलर ग्लो के साथ उड़कर डोर की तरफ आया। सिर्फ ये सीन देखना ही हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन को तोड़ सकता था। लकीली ये प्रोजेक्शन सेंसरी लेस था और क्लेन दूर से कंट्रोल कर रहा था। एंटिगनस के कीड़े 002 के चारों तरफ लपेट गए। इसी बीच फूल कार्ड एक कदम आगे बढ़ गया। प्रोजेक्शन लगभग कोलैप्स हो चुका था। मैकेनिकली क्लेन ने अपना राइट हैंड बढ़ाया, फूल कार्ड पकड़ा और अपने पीछे फेंक दिया। अगली ही पल टेंटिकल्स डोर तक पहुंच गए,
लेकिन फॉग की वजह से बाहर नहीं निकल पाए। डोर धीरे धीरे बंद हो गया। माउंटेन पीक पर क्लेन ने गहरी सांस ली। उसके दिल में रिलीफ भी था और डाउट भी। दूसरे शब्दों में, मैंने फूल कार्ड के बदले 002 का यूज किया। अब गॉडेस को रिवर ऑफ एटर्नल डार्कनेस के लिए मुझसे क्लूज लेने की जरूरत नहीं है। क्लेन ने धीरे से बोला। उसने एंशिएंट पैलेस के पास से फूल कार्ड उठाया। कार्ड पर रोजेल गुस्ताव था, रंग बिरंगे कपड़ों में, स्टाफ और लगेज के साथ। उसकी आंखों में फ्यूचर की लालसा थी। टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर लिखा था सीक्वेंस 0, द फूल। पैलेस के अंदर ट्रूनोस्ट ब्रास बुक जमीन पर गिर गई। सेकेंड हाफ का पहला पेज खुला। रूल्स बनने लगे। फिर तुरंत निम्नलिखित सभी रूल्स इनइफेक्टिव है। 1 घंटे बाद फिर से नया साइकिल, एंडलेस लूप। 002 हमेशा के लिए फंस चुका था। चैप्टर 1290 फुलफिलिंग विशेस। फूल कार्ड को साइड में रखते हुए क्लाइन ने क्रीपिंग हंगर को वॉइड से निकाला, उसे अपने लेफ्ट हैंड पर इक्विप किया और टेलीपोर्ट एक्टिवेट कर दिया। वापस मिनिएचराइज्ड बेल्टेन सिटी लाइब्रेरी पहुंचते ही उसने बिना टाइम वेस्ट किए सर्वेंट ऑफ कंसीलमेंट एरियाना से कहा। उसे हॉनेकिस माउंटेन रेंज के मेन पीक पर जो अबैंडन्ड पैलेस है वहां फेंक दिया गया है। वो फॉगी टाउन का एंट्रेंस था। अब 002 के बाद का काम चर्च ऑफ एवरनाइट संभालेगी। ठीक है। एरियाना ने सिर हिलाया और बिना कोई एक्स्ट्रा बात कहे सीक्रेट स्टेट में एंटर कर गई। ऐसे गायब हुई जैसे कभी थी ही नहीं। ना उसने थैंक्स बोला, ना पेमेंट का जिक्र किया। बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने पहले भी क्लाइंट की मदद की थी, बिना कुछ मांगे। क्लाइंट ने अंधेरे में थोड़ा सोचा और धीरे से साई किया। क्या मैडम एरियाना को पता है कि मुझे फूल कार्ड मिल चुका है? ये पूरी सुपरनैचुरल डिजास्टर 2 घंटे से कम टाइम में रिजॉल्व हो गई थी, लेकिन इस दौरान बहुत से लोग अपनी जान खो चुके थे। स्ट्रिक्ट रूल्स के चलते बेल्टेन के सिटीजन्स ने शायद गलतियां की थीं, लेकिन उन्हें जो पनिशमेंट मिली वो उनके क्राइम से काफी डिस्प्रपोर्शनेट थी। इस सब में सबसे ज्यादा इनोसेंट वो टूरिस्ट थे जो बेल्टेन आए या सिर्फ गुजरे थे। सिर्फ फॉरेनर्स होने की वजह से उन्हें एक जिंदा नाइटमेयर झेलना पड़ा। क्लाइन ने रॉय और बाकी आउटसाइडर्स को बचाने के लिए जितना हो सका उतना किया, लेकिन रूल्स के चक्कर में उसकी भी लिमिट्स थीं। ज्यादा लूप होल्स थे ही नहीं जिन्हें एक्सप्लॉइट किया जा सके, इसलिए ये सब कभी हुआ नहीं ऐसा बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। अब मुझे मेनली सर्वाइवर्स के लिए हीलिंग अरेंज करनी है। ये सोचकर क्लाइन ने नजर हटाई और बाइल्स के घर टेलीपोर्ट करने का प्लान किया। तभी रिनेट टिनेकर अपने 4 गोल्डन रेड हेड्स के साथ वॉइड से निकलकर सामने आ गई। उसके एक हेड ने ब्लैक गोट हॉर्न पकड़ा हुआ था। वो स्पिरिट वर्ल्ड से भाग निकला। मिस मैसेंजर के बाकी 3 हेड्स ने एक पुराने चीफ शेफर्ड के अंदाज में बोला। क्लाइन जो ये पहले से फील कर रहा था, बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ। उसने गोट हॉर्न की तरफ इशारा किया, तो लायन ने इसे पीछे छोड़ दिया? मिस मैसेंजर के एक हेड ने सीधा जवाब दिया, हाँ। कर्स ऑफ डिस्टॉर्शन झेलने के बाद भी वो बाउंड्री तोड़कर भाग गया। वो वाकई बहुत पावरफुल है। सीक्वेंस 2 एंजल जो हेड ऑन कॉम्बैट में बेस्ट होता है? क्लाइन ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपनी कलाई झटकी और ब्लैक गोट हॉर्न रोशनी के अनेक छोटे पॉइंट्स में टूट गए, जो बाकी कॉन्शियसनेस को डिस्पर्स कर गए। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो बॉडी पार्ट्स छूट जाते हैं, उनमें बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स का एक हिस्सा होता है जो कभी मेन बॉडी में वापस नहीं जा सकता। जब रोशनी के उन पॉइंट्स को सीक्वेंस 9 से सीक्वेंस 7 और एक सीक्वेंस 4 में रीऑर्गेनाइज किया गया, क्लाइन ने उनमें से सीक्वेंस 8 बॉक्सर सिलेक्ट किया और बाकी सब मिस मैसेंजर को वापस कर दिया। ये तुम्हारी लूट है, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन फी लूंगा। रिनेट टिनेकर ने फॉर्मेलिटी नहीं दिखाई। उसने अपना एक गोल्डन हेड उठाया, मुंह खोला और सीक्वेंस 9, 7 और 4 के वॉरियर कैरेक्टरिस्टिक्स अब्सॉर्ब कर लिए। मिस मैसेंजर को बेल्टेन छोड़ते हुए देखकर क्लाइन फिर से बाइल्स के घर टेलीपोर्ट हुआ। रॉय और बाकी लोगों को देखकर वो मुस्कुराया। सब सॉल्व हो चुका है, अब तुम फॉरेनर्स नहीं हो जिन्हें हंट किया जाए। चारों बियॉन्डर्स रिलीफ के साथ स्माइल करने ही वाले थे कि उन्होंने देखा क्लाइन ने हवा से एक और आदमी को समन कर लिया। वो एक बूढ़े आदमी थे, डार्क रेड बो टाई पहने, फॉर्मल सूट, वेस्ट और ब्लू स्ट्राइप्ड पैंट्स के साथ। बाकी सब सफेद हो चुका था, लेकिन बाल अभी भी घने थे। ऑरा वार्म और एलिगेंट। ये था एच विन रैम्बिस, वो पपेट जिसे क्लाइन कभी ओन करता था। उसका प्लान था इसकी मदद से 002 से जुड़ी मेमोरीज को सील करना।
सेफिरा से करप्ट ना होना इसका मतलब ये नहीं था कि बाइल्स को बाद में ट्रॉमा या डेंजर नहीं होगा। उसकी मेमोरी का एक स्पेसिफिक विंडो था और वो सच नहीं जानता था। क्लाइंट को मिस जस्टिस की मदद की जरूरत नहीं पड़ी। उसने डिसाइड किया कि हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शन पपेट से काम चला लेगा। तुमने सिटी लाइब्रेरी के बारे में किसी को नहीं बताया, ठीक है? बाइल्स ने तुरंत सिर हिलाया। मुझे आपकी एडवाइस याद है। अच्छा, अब मैं तुम्हें साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दूंगा। मैं तुम्हें सब भुला दूंगा, वरना 002 तुम्हें टारगेट करेगा और तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। बाइल्स के होंठ कांप गए। ठीक है, उसने ट्रस्ट करना चूज किया। रॉय, पाशा और फिल को बाहर भेजने के बाद क्लाइंट ने हॉर्नविन रैम्बिस के थ्रू मेंटल मैनिपुलेशन की सीरीज चलाई और बाइल्स ब्रास बुक और उससे जुड़ी सब बातें भूल गया। इसके बाद क्लाइंट ने मैजिक मिरर निकाला। अरोडिस, क्या और कोई हिडन डेंजर है? सिल्वर मिरर पर वाटरी लाइट चमकी और सिल्वर वर्ड्स उभर आए। ग्रेट मास्टर, बेल्टेन में कोई हिडन रिस्क नहीं है। बाकी जगहों के लिए, क्योंकि मैटर 002 से जुड़ा है, मैं क्लियरली नहीं देख पा रहा। आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है। क्लाइंट ने सिर हिलाया, गोल्ड कॉइन निकाला और डिविनेशन स्टेटमेंट बोला। कॉइन हवा में उछला और उसके दिमाग में चिमनीज, रोड्स और सिटीज के ब्लरी सीन्स आए। कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं। थोड़ा अनॉयड होकर उसने कॉइन पकड़ लिया और सबको बाइल्स के घर लौटने को कहा। फिर वो रॉय की तरफ मुस्कुराया। तुम्हें नेक्स्ट पोर्शन नहीं चाहते थे? अब तुम एक विश मांग सकते हो। रॉय की आंखें फैल गईं। मैं अभी भी एक और विश कर सकता हूं? ये एक गिफ्ट है। रॉय का दिल जोर से धड़का उठा। उसने बिना और सवाल किए अपनी विश मांग ली। नेक्स्ट पोर्शन। क्लाइंट ने वॉरियर पाथवे के सीक्वेंस 8 बॉक्सर कैरेक्टरिस्टिक्स उसे दे दिए। ये टेक्निकली एक पोर्शन है, लेकिन सेफ्टी के लिए फॉर्मूला और सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स ढूंढना। रॉय ने शुक्रिया अदा किया। आखिर में क्लाइंट ने सबको बेल्टेन के आउटस्कर्ट्स तक टेलीपोर्ट कर दिया। मैजिक शो खत्म, अब अलविदा। उसने अपनी टोपी उतारी और झुक गया, बिल्कुल एक ट्रू वॉन्डरिंग मैजिशियन की तरह। पाशा ने पूछा, क्या हम आपका नाम जान सकते हैं? क्लाइंट मुस्कुराया। मेरे काफी नाम हैं। तुम मुझे मिरेकल मैजिशियन मर्लिन हर्मीज कह सकते हो। रॉय ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, मिस्टर हर्मीज, क्या आप एवरनाइट गॉडेस में विश्वास करते हैं? क्लाइंट एक पल चुप रहा, फिर सीरियस हो गया। मैं जिसका सेवन करता हूं वो है द फूल, द लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज, स्पिरिट वर्ल्ड के ऊपर का द ग्रेट रूलर। अगर तुम उसे मानना चाहते हो तो सोनिया सी आइलैंड्स जाओ, उसके मिशनरीज वहां मौजूद हैं। ये कहकर क्लाइंट मुड़ गया और अंधेरों में खो गया। दूर मिडसेशायर के एक शहर में एक यंग लॉ रिसर्चर लाइब्रेरी में किताब पढ़ रहा था। अचानक उसने एक येलो ब्राउन पेज महसूस किया। ये क्या है? उसने पेज निकाला। उस पर एंशिएंट हिसैक में लिखा था। 4th एपॉक में ट्रूनोस्ट ब्रास बुक नाम की एक किताब थी और कहानी अब आगे बढ़ने वाली थी। चैप्टर 1291 डू अनुष्ठान। ग्रे फॉग के ऊपर उस एंशिएंट पैलेस में क्लाइंट की फिगर दोबारा उभर आई। उसी वक्त फूल की हाई बैक चेयर पर ग्रे व्हाइट फॉग के बीच एक इंसान बैठा हुआ था। जैसे ही क्लाइंट सेफिरा कासल लौटा, वो इंसान तुरंत बिखर गया और ट्रांसपेरेंट ट्विस्टेड स्पिरिट वर्म्स में बदलकर सीधा क्लाइंट की तरफ उड़ गए और उसके बॉडी के अंदर घुस गए। अच्छा हुआ कि 002 के लगाए गए रिस्ट्रिक्शंस सिर्फ सीक्रेट्स लीक करने और वापस आने तक ही लिमिटेड थे। उनका स्पिरिट ऑफ सेफिरा कासल से डायरेक्ट कोई क्लैश नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो ये वर्म्स पहले ही कंट्रोल खो देते और प्योर मॉन्स्टर्स बन जाते। क्लाइंट जब फूल की सीट पर बैठा तो उसने दिल ही दिल में एक गहरी सांस ली और वो फूल कार्ड उठा लिया जिसे उसने पहले खुद के लिए सैक्रिफाइस किया था। क्योंकि ब्लास्फेमी कार्ड पहले ही एक्टिवेट हो चुका था, कोई एक्स्ट्रा इनकैंटेशन की जरूरत नहीं थी। बस उसमें स्पिरिचुअलिटी इंजेक्ट करनी थी ताकि चेंजेस दिख सके। फूल कार्ड तुरंत एक छोटी सी स्क्रिप्चर टाइप बुक में बदल गया। क्लाइंट के गाइडेंस में वो पेजेस पलट पलट कर लास्ट 2 पेजेस तक पहुंच गया। सीक्वेंस 1 अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज। ये एक एंजल होता है जो गहरे और पुराने रहस्यों की सेवा करता है। इसने अपने डोमेन के अथॉरिटीज पर इनिशियल कंट्रोल हासिल कर लिया होता है। ये उन चीजों के स्पिरिचुअल बॉडी थ्रेड्स ला सकता है जो कभी एग्जिस्टेंस में थी। ये मल्टीपल फिजिकल चीजों या एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को एक साथ लिंक कर सकता है। पोशन फॉर्मूला। मेन इंग्रेडिएंट अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज की बियॉन्ड अ कैरेक्टरिस्टिक। सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स स्पिरिट वर्ल्ड की 9 कैरेक्टरिस्टिक्स। एडवांसमेंट रिचुअल एक ऐसा शहर बनाना जिसमें सिर्फ मैरिनेट्स पपेट्स हों। हर मैरिनेट के लिए एक पूरी फेट ट्रैजेक्टरी डिजाइन करनी होगी
उन्हें आपस में इंटरैक्ट करने दिया जाए ताकि वो एक रियलिस्टिक लाइफ पेंटिंग बन जाए और स्पिरिट वर्ल्ड में उसका एक कॉरेस्पॉन्डिंग रीजन क्रिएट हो। शहर जितना बड़ा होगा, जितने ज्यादा मैरियोनेट्स होंगे, डेली लाइफ जितनी डिटेल्ड होगी और डेस्टिनीज जितनी ज्यादा रियल और कॉम्प्लेक्स होंगी, रिचुअल उतना ही पावरफुल होगा। सीक्वेंस 0 फूल। ये एक ट्रू डीटी है। एक सेंस में ये अपनी अथॉरिटीज का खुद अवतार होता है। ये हर चीज को फूल बनाने में एक्सपर्ट होता है और अनेक तरह के मिराक्युलस, कंफ्यूजिंग, अट्रैक्टिव वंडर्स दिखाता है। पोशन फॉर्मूला। मेन इंग्रेडिएंट्स: फूल की यूनिकनेस, 2 अटेंडेंट्स ऑफ मिस्ट्रीज की कैरेक्टरिस्टिक्स। सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स: हिस्ट्री के फॉग का कम से कम 1/4 हिस्सा कंट्रोल करना। एडवांसमेंट रिचुअल: एक बार टाइम, हिस्ट्री या फेट को फूल करना। पढ़ते पढ़ते क्लाइंट की भौहें धीरे धीरे सिकुड़ गईं। वो खुद से धीरे से बोला, अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज का रिचुअल काफी क्लियर और कॉन्क्रीट है, लेकिन फूल का रिचुअल तो बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट है। टाइम, हिस्ट्री या फेट को फूल करना, इसका मतलब क्या होता है और कैसे पता चलेगा कि ये सक्सेस हुआ या नहीं? हिस्ट्री के फॉग का 1/4 हिस्सा कंट्रोल करना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक तरफ मैं बहुत से एंशिएंट सीक्रेट्स जानता हूं और दूसरी तरफ मैं सेफिरा कासल के थ्रू हिस्ट्री के फॉग को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता हूं। लेकिन फूल का रिचुअल, अभी के लिए मैं उसे साइड में ही रखूंगा। फिलहाल फोकस सिर्फ अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज पर होगा। आखिरकार चलना सीखने के बाद ही दौड़ना आता है। हाँ, कुछ लोग सीधा उड़ना भी सीख लेते हैं। स्पिरिट वर्ल्ड की 9 कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं था। चाहे मिस मैसेंजर हो या 7 लाइट्स की मदद, ये मैनेजेबल था। रिचुअल का डिस्क्रिप्शन एंटिगोनस फैमिली के एंसेस्टर और ज़ारातुल के एनवायरनमेंट से काफी मिलता जुलता था और ये बात भी परफेक्टली मैच करती थी कि 7 लाइट्स ने जो कहा था कि इस पाथवे का स्पिरिट वर्ल्ड से गहरा कनेक्शन है। ये सब सोचते हुए क्लाइंट ने अपनी लेफ्ट रिस्ट से टोपैज पेंडेंट उतारा और डिविनेशन की मदद से पोशन फॉर्मूला की ऑथेंटिसिटी चेक की। ये रॉसल पर डाउट करने का मैटर नहीं था, लेकिन पॉसिबिलिटी थी कि ब्लास्फेमी कार्ड्स बनाते वक्त वो मिस्टर डोर के इन्फ्लुएंस में आ गया हो। मून पर जाने के बाद मदर गॉडेस ऑफ डिप्राविटी का करप्शन उस पर काफी असर डाल चुका था। इस वजह से उसकी मेमोरीज डिस्टॉर्टेड हो सकती थीं। इसीलिए क्लाइंट हमेशा एक्स्ट्रा कॉशियस रहता था। प्रिमिटिव मून, मदर गॉडेस, क्या पता रॉसल अननोइंगली मून के टाइटल के थ्रू करप्ट हो गया हो सकता है बर्नाडेट के और भी छोटे भाई बहनों जिनके बारे में उसे पता ना हो। अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज के रिचुअल के लिए मैरियोनेट्स फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड से मिल सकते थे। वहां मॉन्स्टर्स की कमी नहीं थी। वैसे भी क्लाइंट ने पहले से काफी कलेक्ट कर रखे थे। सोचते सोचते उसने एंशिएंट पैलेस की दूसरी तरफ देखा। ग्रे व्हाइट फॉग के पीछे रोज ऑफ सीट्स नजर आईं। हर सीट पर एक अलग अलग शेप का क्रीचर बैठा हुआ था। कभी सिल्वर आर्मर पहने जायंट्स, कभी डिस्टॉर्टेड ह्यूमन फेसेस, कभी आंखों के साथ फ्लैश के टुकड़े। सब चुपचाप बैठे हुए थे। आंखें चमक रही थीं और लॉन्ग टेबल की तरफ घूर रहे थे। ये सब क्लाइंट की कलेक्टेड मैरियोनेट्स थीं। जब भी उसे जगह बदलनी होती, इतना सब साथ ले जाना प्रैक्टिकल नहीं था, इसलिए वो उनका एक बैच ग्रे फॉग के ऊपर सैक्रिफाइस कर देता। ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन नहीं था, ये एक इंट्यूशन थी जो फॉगी टाउन और ज़ारातुल के सीन्स देखकर आई थी। इसीलिए क्लाइंट हमेशा मैरियोनेट्स को केयरफुली प्रिजर्व करता रहा। उन्हें एक मैजिक थिएटर में ऑडियंस की तरह बैठाने का आइडिया उसे थोड़ा डिस्टर्बिंग लगता था। एंटिगोनस और ज़ारातुल के एक्शंस उसे ऑलरेडी काफी ट्विस्टेड लगते थे। अब उससे उनकी इमिटेशन की जरूरत नहीं थी। पर सवाल ये था कि ये पपेट सिटी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ इंफॉर्मेशन कैसे जनरेट करेगी। स्पिरिट वर्ल्ड पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का कलेक्शन होता है, लेकिन फेक इंफॉर्मेशन डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करता। हर लिविंग बीइंग के एक्शंस और वर्ड्स स्पिरिट वर्ल्ड में एब्स्ट्रैक्ट रिफ्लेक्शन छोड़ते हैं, वहीं से डिविनेशन का सोर्स बनते हैं। जब ये सब चीजें एक पपेट सिटी में क्लियर और सिस्टमैटिक तरीके से रिक्रिएट होती हैं, तो उस शहर का प्रोजेक्शन स्पिरिट वर्ल्ड में रियल एग्जिस्टेंस बन जाता है। यहीं से रिचुअल का कोर आता है। क्लाइंट ने फूल कार्ड बंद किया और उसे हाथ में घुमाया। एंजल लेवल पर पहुंचने के बाद उसे ब्लास्फेमी कार्ड्स के क्रिएशन का थोड़ा आइडिया हो चुका था। रॉसल नॉलेज से पावर खींच सकता था और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को रियल पावर दे सकता था। कौन सी मटेरियल यूज हुई और कैसे डिवाइन लेवल एंटी डिविनेशन अचीव हुई, ये अभी भी मिस्ट्री थी। थोड़ी देर सोचने के बाद क्लाइंट ने फूल कार्ड को अपने बॉडी के साथ फ्यूज करने की कोशिश की। तुरंत उसकी अपीयरेंस बदल गई। वो रंग बिरंगे कपड़ों में था, सिर पर एक बहुत ही एग्जैजरेटेड हैट, ऑरा डार्क और टेरिफाइंग, लेकिन साथ ही कॉमिक, अब्सर्ड और बिजार। एक अजीब डुअलिटी। सेफिरा कासल हल्की सी कांप उठी, जैसे वो इस अनस्पीकेबल एग्जिस्टेंस के आगे झुक रही हो। मेरा लेवल थोड़ा सा बढ़ा है, पर कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं। आखिर मैं पहले से ही सेफिरा कासल का ओनर हूं। ये तो बस एक फैशनेबल आउटफिट है जो मेरी ऑरा को बूस्ट करता है।
क्लाइंट ने खुद पर हंस लिया। उसी वक्त एक ट्रांसपेरेंट स्पिरिट वर्म उसके बॉडी से निकलकर उसकी ही कॉपी बना गया। प्रेयर हैंडल करने वाला वर्म अलग करने के बाद क्लाइंट वापस रियल वर्ल्ड में आ गया। बेल्टेन सिटी में घूमते हुए उसने विशेष के थ्रू लोगों का इलाज किया और वॉर के बारे में इंफॉर्मेशन ली। यहीं पर कहानी एक और डायरेक्शन में बदलने वाली थी। चैप्टर 1292 पहली बार बयाम में कदम। जैसे ही रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ बड़ा शिप डॉक पर लगा, सिटी ऑफ सिल्वर के सभी लोगों ने अपने कपड़े बदल लिए। राउंड नेक शर्ट, ब्राउन जैकेट, पैंटलून्स और डार्क कलर की टोपी, ये सब कपड़े पहले ही तैयार करवा लिए गए थे। अब वो लोग ऑरेकल डैनेट्स के पीछे पीछे डॉक से होते हुए सिटी ऑफ जेनरोसिटी बयाम में एंटर करने वाले थे। कपड़े पहनते ही लेविल ने थोड़ा ऑकवर्ड फील किया। चलते चलते उसने अपने हाथ पैर हिलाए और धीरे से एल्डर डेरिक से बोला, ये कपड़े पहनने में काफी अनकंफर्टेबल है और लड़ाई के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं। डेरिक ने हल्का सा सर हिलाया और शांत आवाज में जवाब दिया, लेकिन हमें खुद को छुपा के रखना होगा। ज्यादा लोगों की नजर में आना अच्छा नहीं। हम यहाँ अटेंशन का सेंटर नहीं बनना चाहते। डेरिक का एनालिसिस गलत नहीं था। आखिर वो सब आउटसाइडर्स थे और उनकी टोटल गिनती सिर्फ 21 लोगों की थी, इसलिए बेहतर था कि वो ज्यादा ध्यान न खींचे। लेकिन एक बहुत बड़ा डिटेल डेरिक से मिस हो गया। कैंडिस ने आसपास देखा और धीरे से बोला, लेकिन सब लोग तो हमें ही देख रहे हैं। डॉक पर काम करने वाले वर्कर्स, आधे नंगे मजदूर और अलग अलग कपड़ों में घूमने वाले लोग, सब के सब इन अजीब से दिखने वाले लोगों को घूर रहे थे। एक बयाम रेजिडेंट, ब्रॉन्ज स्किन, थोड़े घुंघराले बाल और सिर्फ 160 सेंटीमीटर के आसपास हाइट, सिर्फ साय भर के रह गया। ये इतने लंबे हैं। बयाम के आम लोग इस कॉलोनियल एरा में यूजुअली इतने ही लंबे होते थे, जबकि सिटी ऑफ सिल्वर के लोग, डेरिक के अलावा जो थोड़ा सा 2 मीटर से ऊपर था, बाकी सब एवरेज 2.3 मीटर से भी ज्यादा लंबे थे। उनमें से सबसे लंबा 2.5 मीटर से भी ऊपर था। चाहे वो कुछ भी पहने, ऐसे हाफ जायंट्स भीड़ के बीच भी ऑटोमेटिक अटेंशन खींच लेते थे। टॉप हैट और फॉर्मल सूट पहने एक फिकेशन आदमी ने अपने साथी से बात की, क्या स्लेव ट्रेड दोबारा शुरू हो गया है? उसे लगा ये सिटी ऑफ सिल्वर के लोग फकेशन स्लेव्स हैं जो रॉस्टेड गवर्नमेंट ने लोन स्टेट से खरीदे होंगे। आखिर इस दुनिया में इतनी ज्यादा हाइट और इतनी गिनती सिर्फ उन्हीं लोगों में होती है जो खुद को जायंट्स का डिसेंडेंट कहते हैं। उसके साथी ने सर हिलाया, लगता तो नहीं। ज्यादातर फकेशंस की आंखें लाइट ब्लू होती हैं, और वैसे भी चाहे फकेशन हो, सब 2 मीटर से ऊपर नहीं होते, जब तक कि ये नोबल्स या हाई रैंक वॉर प्रिजनर्स ना हो। इस दुनिया में, स्पेशली आर्मी के अंदर, एक अजीब सी बात थी हाइट और स्टेटस का रिलेशन। ये सिर्फ एक फैक्टर था, लेकिन फैमिली बैकग्राउंड, नोबिलिटी और रैंक के साथ मिलकर ये एक सिंबल बन चुका था। फकेशन रॉयल फैमिली और मिलिट्री का ब्रास ज्यादातर 2 मीटर से ऊपर होते थे। इसका असली रीजन था बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स का इन्फ्लुएंस। जो लोग जायंट पाथवे के बियॉन्डर बन जाते थे, उनकी हाइट नेचुरली बढ़ जाती थी। रेड प्रीस्ट पाथवे में भी थोड़ा हाइट इंक्रीज होता था, लेकिन वो इतना ऑब्वियस नहीं होता। उन्हें प्रॉपर क्वालिटेटिव चेंज के लिए गॉडहुड तक पहुंचना पड़ता था। और जो लोग जायंट्स के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स थे या जिनके एंसेस्टर्स ने जायंट्स से शादी की थी, उनमें हाइट जनरेशंस के साथ नेचुरली 2 मीटर क्रॉस कर जाती थी। सिटी ऑफ सिल्वर के लोग जब इतनी नजरों के बीच चले तो काफी अनईजी फील करने लगे। उन्हें ऐसा लगा जैसे वो फिर से कर्स्ड लैंड में आ गए हो, जहां अंधेरे में मॉन्स्टर्स चुपके से देखते रहते हैं। डेरिक फिर भी काफी काम था। उसने आसपास देखा और स्काउट टीम से कहा, उनकी नीयत बुरी नहीं है। अब जब उसे कंफर्म हो चुका था कि मिस्टर हैंगमैन सिटी में है और उन्हें उनके आने का पता भी चल चुका है, तो डेरिक को पहले जैसी लोनलीनेस या हेल्पलेसनेस महसूस नहीं हो रही थी। वो मिस्टर फूल के एनवॉय पे डाउट नहीं करता था। बस वो चाहता था कि रोज रोज एक गॉड को डिस्टर्ब न करे। प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना, ये उसका नेचुरल नेचर था। लेकिन सच ये भी था कि वो एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए अभी भी नया था, इसलिए वो कंप्लीटली कॉन्फिडेंट नहीं था। ऐसे वक्त में एक एक्सपीरियंस्ड, रिलायबल, शार्प माइंडेड और इंटेलिजेंट गाइड सबसे बेस्ट ऑप्शन होता। डेरिक जानता था कि मिस्टर हैंगमैन डायरेक्टली उससे कांटेक्ट नहीं करेगा। आखिर वो दूसरे फैक्शन का था और सी गॉड का बिलीवर भी नहीं, इसलिए अगर वो ज्यादा फ्रेंडली दिखे तो सस्पिशन होना नेचुरल था। लेकिन सही रीजन और सही टाइमिंग हमेशा मिल ही जाती है। ये सोचते हुए डेरिक और सिटी ऑफ सिल्वर के स्काउट्स डैनेट्स के साथ डॉक से निकलकर स्ट्रीट्स पर आ गए, और जैसे ही वो आगे बढ़े, उनकी दुनिया ही बदल गई। ज्यादा लोग, हर तरह की आवाजें और जिंदगी से भरी सड़कें। सिटी ऑफ सिल्वर के लिए ये उनके सबसे बड़े हार्वेस्ट फेस्टिवल से भी काफी ज्यादा लाइवली था। अजीब कपड़ों में लोग, कोई भागता हुआ, कोई आराम से चलता हुआ, कोई बड़े बड़े फल उठाए हुए। कुछ लोग पाइप से लिक्विड पीते, कुछ शिप के पायस जैसे खाने को चलते चलते काट लेते।
हॉर्स लाइक क्रीचर्स जो कार्ट्स खींच रहे थे, मेटल व्हीकल्स जो तेजी से मूव कर रहे थे और सड़कों में फैली हुई मसालों की खुशबू, सब कुछ सिटी ऑफ सिल्वर के लोगों के लिए बिल्कुल दूसरी दुनिया जैसा था। और सच में ये उनके लिए एक बिल्कुल नई दुनिया ही थी। हल्का डर, थोड़ी घबराहट और अनफेमिलियर फीलिंग के बावजूद हर कोई महसूस कर सकता था इस जगह की जिंदा एनर्जी। ये उनकी रूह के अंदर सूरज की रोशनी जैसे उतर रही थी। यहीं हम आगे चलकर रहेंगे, लड़ेंगे और अपनी आने वाली पीढ़ी को जन्म देंगे। डेरिक, लिविल, कैंडिस और बाकी सबके मन में लगभग सेम ही ख्याल आए। बेचैनी थी, लेकिन किसी ने भी इस फ्यूचर को रिजेक्ट नहीं किया। डैनेट्स ने उनके चेहरों पर वो हैरानी और एक्साइटमेंट देखी और दिल ही दिल में बोला, ये तो सिर्फ व्यायाम है। अगर ये ट्रायर या बैकलैंड चले गए तो क्या जमीन चूम लेंगे? पर अब वो मिस्टर फूल का एनवॉय था। वो किसी गॉड की इमेज खराब नहीं कर सकता था। उन्हें एक लग्जरी होटल तक ले जाकर डैनेट्स ने क्रू को चेक इन हैंडल करने का इशारा किया। रात हो चुकी है, आज यहीं रुकेंगे, कल शहर छोड़ देंगे। जहां आपका शहर बेस होगा वो जंगल के उस पार है। वहां नेचुरल हार्बर है और बयाम हीथ्स तक जाने वाली रोड्स भी। बाद में हम मेन रोड एक्सपैंड करेंगे और वहां तक रेलवे भी बनाएंगे। रेलवे, डेरिक ने तुरंत समझ लिया। टैरेट क्लब की वजह से वो इसका मतलब जानता था। उसने शुक्रिया भरी नजर से सर झुकाया और दिल ही दिल में फिर से मिस्टर फूल की तारीफ की। डैनेट आगे बोला, एरिया पहले ही लेवल करवा लिया गया है। वाटर पाइप्स, गैस पाइप्स के लिए जगह छोड़ दी है। कंस्ट्रक्शन के वक्त हम एक टीम भेजेंगे मदद के लिए। बिल्डिंग मटेरियल्स और टेम्पररी टेंट्स भी रेडी हैं। थैंक यू मिस्टर फूल, और स्टॉर्म गॉड के चर्च का भी हाथ है इसमें। डेरिक को वाटर पाइप्स और गैस पाइप्स का मतलब पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने कंसर्न्ड एक्सप्रेशन बनाए रखी। डैनेट्स ने होटल दिखाया। बयाम के लोग सबसे ज्यादा यहीं रुकना पसंद करते हैं। सीलिंग थोड़ी नीची है, लेकिन इतनी भी नहीं कि आपका सर लग जाए। उसके बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, और रोड के एंड पर रेड थिएटर है। उसकी मुस्कुराहट का मतलब बयाम के लोग समझ गए, लेकिन सिटी ऑफ सिल्वर के लोग बिल्कुल ब्लैंक थे। सीरियसली, डैनेट्स ने सोचा, सबसे पुराना प्रोफेशन अपना बॉडी बेचना ही है। रूम्स अलॉट करने के बाद डैनेट्स ने कार्ड्स का बंडल निकाला और स्काउट्स को दे दिया। हर कार्ड पर लोकल लैंग्वेज और याटून में सिंपल इंस्ट्रक्शंस लिखे थे। अगर सर्विस या खाना चाहिए तो बेल बजाना, अटेंडेंट आएगा, कार्ड दिखा देना। फिर उसने वाटर स्विच, टॉयलेट और गैस वॉल लैंप का यूज समझाया। डेरिक, लिविल और कैंडिस को ऐसा लगा जैसे वो किसी डिवाइन किंगडम में आ गए हों। बस एक स्विच और पानी बहने लगा, एक बटन और सब कुछ साफ, एक लैंप जो जलने के बाद बुझता ही नहीं। ये सब चीजें जो उन्होंने कभी सपने में भी इमेजिन नहीं की थीं, अब उनके नए जीवन का हिस्सा बन रही थीं। जब तक वो होटल के आदी हुए, रात पूरी तरह छा चुकी थी। अंधेरा। वैसे तो वो जानते थे कि बाहर की दुनिया में रात को मॉन्स्टर्स नहीं आते, फिर भी उनके दिल में पुराना डर बैठा था। इसलिए या तो वो खुद लाइट इमिट करते या गैस लैंप्स जला देते। और तब उन्होंने देखा, सड़कों पर, घर के बाहर, खिड़कियों के पास एक के बाद एक गैस लैंप्स जलने लगे। अंधेरा धीरे धीरे पीछे हट गया। सिटी ऑफ सिल्वर के लोगों की नजर में ये रोशनियां रात के अंधेरे में जमीन पर उतरी हुई मिल्की वे जैसी लग रही थीं। चैप्टर 1293 डेविल्स ऑयल पेंटिंग। फॉर्स ने कुछ दिनों बाद अपने टीचर डोरियन ग्रे एब्राहम से एक और मुलाकात की। क्या तुम रेडी हो? डोरियन ने धीरे से पूछा। जब वो मिले तो डोरियन ने फॉर्स को पहले ही बता दिया था कि गुप्त जादूगर के लिए ट्रेनी पद के एडवांसमेंट रिचुअल की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ताकि वो एडवांस प्रिपरेशन कर सके। फॉर्स ने थोड़ी कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, हाँ, मैं शायद रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाऊंगी। एडवांसमेंट रिचुअल काफी सिंपल था, लेकिन फॉर्स के लिए सिंपल का मतलब कभी सिंपल नहीं था। ये रिचुअल कैंडिडेट से रिक्वायर करता था कि वो एक देवता लेवल के क्रीचर को सील करे, और जितनी कम एक्सटर्नल हेल्प मिले, रिचुअल का इम्पैक्ट उतना ही पावरफुल होता। टारगेट लेवल के मामले में जब तक टारगेट किसी देवता से कम ना हो तब तक प्रॉब्लम नहीं थी। फॉर्स ने ये सुनकर अपने अंदर थोड़ा एक्साइटमेंट महसूस किया, लेकिन थोड़ी एंग्जाइटी भी थी। डोरियन ने सर हिलाकर कहा, ये ठीक होगा। सीक्वेंस 5 के बियॉन्डर के लिए ये अपने आप करना डिफिकल्ट है। कभी कभी हेल्प लेना जरूरी है, लेकिन ओवर नहीं करना चाहिए, वरना रिचुअल फेल हो जाएगा। डोरियन ने पहले सजेस्ट किया था कि फॉर्स एक ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट बोरो करे और किसी सेंट लेवल के असिस्टेंट को अवॉइड करे। फॉर्स ने बस थोड़ा वेग बोला, मैं सिर्फ सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए मिस्टर फूल से एक विश लेने वाली हूं और फिर हर्बल मेडिसिन के बाद रिचुअल कंप्लीट करूंगी। ये ब्लेसिंग से ज्यादा लक एनहांस करेगा। फॉर्स ने यह भी बताया कि वो उस पेंटिंग का यूज करेगी जो डोरियन ने मेंशन किया था। ये पेंटिंग ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट नहीं थी, गॉड्स बुक नहीं, बल्कि अब्राहम फैमिली की ग्रेड 1 सील्ड आर्टवर्क थी, जिसे डेविल्स ऑयल पेंटिंग कहा जाता था। 4th एपिक के दौरान जब अब्राहम फैमिली के कई मेंबर्स सीक्वेंस 4 तक अपग्रेड हो गए थे, उन्होंने देवता लेवल के क्रीचर्स को सील करने के लिए ये ऑयल पेंटिंग बनाई थी।
डोरियन को एग्जैक्ट नहीं पता था कि पेंटिंग में कितने मॉन्स्टर्स सील हुए, लेकिन एक बात पक्की थी कि अंदर कम से कम एक से ज्यादा क्रीचर्स जरूर थे। ओरिजिनल प्लान ये था कि एक देवता लेवल का क्रीचर रिलीज किया जाए जो पूरी तरह से डेविल्स ऑयल पेंटिंग से क्रेजी हो जाए। ये टारगेट उनके स्टूडेंट्स के लिए रिचुअल का गोल बन सकता था और एक रैशनल और इंटेलिजेंट सेंट के साथ हैंडल करना ईजी हो जाता। फॉर्स ने यह प्लान डायरेक्टली अडॉप्ट किया और डिसाइड किया कि पेंटिंग को बोरो कर लिया जाए। डोरियन ने अपनी भौहें थोड़ी रेस की और याद दिलाया, याद रहे डेविल्स ऑयल पेंटिंग का इम्पैक्ट सिर्फ प्रिजन और सीलिंग का है, ये टारगेट को एक्टिवली इन्फ्लुएंस नहीं करता, मतलब तुम्हें देवता लेवल का क्रीचर पेंटिंग में डालना होगा। फॉर्स ने सर हिलाकर दिखाया कि वो ये समझ गई है। डोरियन ने कंफर्म किया, हाँ, अगर तुम्हारी रिकॉर्ड पावर्स एक्सटर्नल हेल्प होती तो कोई भी ट्रैवलर आगे नहीं बढ़ पाता। देवता बनने से पहले ट्रेनी पद की मेन एबिलिटी रिकॉर्ड होती है। अगर ये आउट हो जाए तो तुम्हारे पास बस एस्केप का मीन्स बचेगा और एनिमीज के अगेंस्ट कुछ करना डिफिकल्ट हो जाएगा। डोरियन ने थोड़ा वरी दिखाया, थियरेटिकली ये केस है, मैक्सिमम तुम 5 देवता लेवल की पावर्स रिकॉर्ड कर सकती हो। फॉर्स ने अपने आप को मेंटली कन्विंस किया, अगर पावर्स मैच कर जाएं तो सक्सेस इम्पॉसिबल नहीं, ये बस एक क्रीजी क्रीचर है जो इंस्टिंक्ट से एक्ट कर रहा है। डोरियन चुपचाप सर हिलाकर अग्री हो गया और फिर अपने कॉन्ट्रैक्टेड क्रीचर मैलमथ को बुलाया जो म्यूजिक से प्यार करता था। उसने सीक्रेट मैजिशियन हर्ब्स और सपोर्टिंग मटेरियल्स भी प्रिपेयर किए। अगर सील कंप्लीट करना इम्पॉसिबल हो जाए तो मेडिसिन फोर्सफुली कंज्यूम करने की जरूरत नहीं थी। अगर हर्बल मेडिसिन और ग्लास बॉटल एक साथ मिल जाए और आर्टिफैक्ट बन जाए तब भी मिस्टर फूल से रिक्वेस्ट करके रिस्टोर किया जा सकता था। फॉर्स को मेडिसिन दी गई और डोरियन ने ध्यान से कॉशन दी। बॉटल के अंदर सेलेस्टियल ग्लो थी, जैसे पूरी गैलेक्सी मेडिसिन में अब्सॉर्ब्ड हो गई हो। फॉर्स ने सर हिलाकर कंफर्म किया, उसे कंसर्न नहीं थी, उसने अपना प्लान बना लिया था। जब उसने रियलाइज किया कि मिस्टर फूल से विश लेने से पहले देवता लेवल क्रीचर को सील करना जरूरी है तो वो इमीडिएटली टेलीपोर्ट कर जाएगी। डोरियन ने फिर अपने सूटकेस से एक ऑयल पेंटिंग निकाली जो एब्स्ट्रैक्ट और कॉम्प्लेक्स इमेजेस से भरी हुई थी। सिर्फ देखने से डिजीनेस और मेंटल वीकनेस होती थी। यही था डेविल्स ऑयल पेंटिंग, जिसमें काउंटलेस फियरसम क्रीचर्स सील हुए थे। डोरियन ने फॉर्स से सीरियसली कहा, अगर तुम सक्सेसफुल हो, मेरा एक रिक्वेस्ट है, पूर्णिमा की रात मिस्टर डॉर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो और उनसे अपने एक्शंस का रीजन पूछो। अब्राहम फैमिली के मेंबर्स अभी भी कर्स को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे। फॉर्स ने बिना हेजिटेट किए अग्री किया। फिर उसने पेंटिंग ली और प्रिट्स हार्बर से टेलीपोर्ट करके एक डेजर्ट में आ गई जहां कोई इंसान नहीं था। इससे अगर रिचुअल में कोई एक्सीडेंट हुआ भी तो वो उसे फिक्स कर सकती थी और नॉर्मल लोगों को अफेक्ट नहीं कर पाती। अपने सराउंडिंग्स चेक करने के बाद फॉर्स ने डेविल्स ऑयल पेंटिंग को जमीन में गाड़ दिया, हाथ जोड़े और मिस्टर फूल से प्रेयर शुरू की। ब्राउन व्हाइट मिस्ट दिखा और फॉर्स को पता चल गया कि मिस्टर फूल ऑलरेडी रिएक्ट कर चुके हैं। कुछ सेकंड्स रुकने के बाद फॉर्स ने हर्बल पाउडर निकाला और पेंटिंग पर स्प्रिंकल किया, फिर मंत्र रीड किया जो सिर्फ एक क्रीचर को रिलीज करने के लिए था। पाउडर हवा में तीरता रहा और पेंटिंग के सेंट्रल पॉइंट के अराउंड घूमता रहा। जैसे जैसे घूमता, पेंटिंग का सरफेस एक डीप वर्लपूल जैसा इफेक्ट बन गया। अचानक वर्लपूल से एक ब्लू ब्लैक हैंड निकला, डी के सिम्टम्स के साथ। पेंटिंग से बाहर स्प्रेड हुआ और फॉरेस्ट का एनवायरनमेंट ठंडा हो गया, जैसे फ्रोजन लेक में गिर गया हो। फॉर्स का बॉडी कंट्रोल ऑलमोस्ट लूज हो गया। कोशिश के बावजूद उसके लिम्स मूव नहीं हो पा रहे थे। फॉर्स को ऐसा लगा जैसे कोई इनविजिबल क्रीचर उसके ऊपर प्रेस कर रहा हो। पेंटिंग में फेयरसम क्रीचर अभी फुली रिलीज नहीं हुआ था, लेकिन उसकी डिविनिटी का एक्सटर्नल इम्पैक्ट फॉर्स के रेजिस्टेंस को ऑलमोस्ट नलिफाई कर रहा था। जैसे ही क्रीचर कंप्लीटली रिलीज होता, फॉर्स पेंटिंग को डायरेक्टली देखने से भी कंट्रोल लूज कर देती। थोड़ी क्लैरिटी मेंटेन करते हुए फॉर्स ने काउंटडाउन स्टार्ट किया, जैसे कि मिस्टर वर्ल्ड ने वॉर्न किया था। उसे पता था कि क्रीचर को डेविल्स ऑयल पेंटिंग से फुल्ली एस्केप होने में 5 सेकंड्स लगेंगे। 4, 3, 2, 1 सेकंड बचा था और अचानक एक मेस्मराइजिंग बुक अपीयर हुई जो रैपिडली फ्लिप हुई और एक पेज पर रुक गई। जैसे ही फॉर्स ने काउंटिंग खत्म की, उसने अपने आर्म्स स्प्रेड किए। उसके चारों तरफ पीच ब्लॉसम फ्लावर्स गिरने लगे, कलरफुली ग्लोइंग। ब्लू ब्लैक हैंड जो उसकी नेक को पकड़ रही थी पीछे चली गई और पीच ब्लॉसम फॉरेस्ट ने उसे ब्लॉक कर दिया। पेंटिंग को एक माउंटेन के पास, रिवर के सोर्स के पास एक छोटी केव के थ्रू आइसोलेट किया गया। ये एक फेरी टेल मैजिक था जिसे मैम हर्मिट ने रिकॉर्ड किया था और इसे पीच ब्लॉसम सोर्स के नाम से जाना गया। फॉर्स, जिसे अब थोड़ा कंट्रोल मिला था, रोजेल के चेस्ट से एक क्वीन चेस पीस निकाला और इस सोर्स पर थ्रो किया, जो केव के थ्रू एंट्री पॉइंट को ब्लॉक करता था। ये एक और फेरी टेल मैजिक था जिसे टाइम चेस बोर्ड कहा गया। इसका इफेक्ट टारगेट की मूवमेंट को स्लो करना था, जैसे कि वो एक स्लो टाइम जोन में एंटर हो। ब्लू ब्लैक हैंड जो सोर्स को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, पैनिक में कन्वर्ट हो गई। फॉर्स ने इफेक्ट पे ध्यान नहीं दिया और इनविजिबल हैंड से डेजर्ट में स्टक पेंटिंग को उठाया, डायरेक्टली केव तक ले गई। 1-2 सेकंड्स में ब्लू ब्लैक हैंड नॉर्मल स्टेट में आ गई।
जैसे ही ये सोर्स से बाहर निकली और ऑयल पेंटिंग से टच हुई, स्पीड एक्सट्रीमली फास्ट हो गई। पेंटिंग हिलते ही फियरसम क्रीचर सरफेस में एंटर हुआ और पेंटिंग के अंदर ट्रैप हो गया। फॉर्स खुश थी। बिना हेजिटेट किए उसने मंत्रा रीड किया और डेविल्स ऑयल पेंटिंग का आउटर सील क्लोज कर दिया। थैंकफुली डिवाइन क्रीचर पहले ही कंट्रोल लूज कर चुका था, बस मैडनेस और इंटेलिजेंस का लैक बचा था। फॉर्स सोच रही थी कि मेडिसिन के बाद क्या वो डायरेक्टली मिस्टर डॉर की स्क्रीम सुन पाएगी। फिर भी थोड़ी नर्वस होकर फॉर्स ने सीक्रेट मैजिशियन हर्बल मेडिसिन बॉटल अपने माउथ में डाला और कंज्यूम किया। लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज चैप्टर 1294 बातचीत। अगर वो डिवाइन क्रीचर अपनी इच्छा से शैतान के ऑयल पेंटिंग में नहीं टकराता तो मुझे मिस्टर वर्ल्ड का हिस्टोरिकल जीरो प्रोजेक्शन बुलाना पड़ेगा। सोचता हूँ क्या इससे सीधा एंजल लेवल पर एक असिस्टेंट के तौर पर काम पे रखा जा सकता है। जैसे ही सोचा उसने मेडिसिन पी ली। उसके लिए ये मेडिसिन बिल्कुल आइसी वाटर जैसी थी जो एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती थी। जहां भी वो गुजरी उसके सारे सेंसेस वैनिश हो गए, बस उसके स्टडी थॉट्स बचे रहे। ये अनअवॉइडेबल था। एक्सट्रीम ओल्ड में इंसान हैलुसिनेट कर सकता है। फॉरेस्ट विजन में एक रात का आसमान इंस्टेंटली नजर आया। ये काउंटलेस स्टार्स से भरा था जो एक दूसरे से जुड़कर एक ड्रीम लाइक रिवर क्रिएट कर रहे थे। फॉरेस्ट के बॉडी से स्टार्स की छोटी छोटी ग्लिमर्स रिफ्लेक्ट होने लगे, जैसे ये डायरेक्टली उसके ही बॉडी से आ रहे हों। प्योर स्टारी ग्लिमर्स की ये छोटे टुकड़े नाइट स्काई में अलग स्टार्स के साथ एक इनविजिबल कनेक्शन बना रहे थे। जैसे जैसे लाइट शिमर कर रही थी ये ट्विस्ट और ट्विच कर रहे थे, जैसे इंसेक्ट्स किसी एनर्जी बॉडी पर क्रॉल कर रहे हों। वो रूटेड डायमंड से बनी गैलेक्सी में शेल्टर लेना चाहता था। हर एक ने अपना एक हिस्सा मीट और कॉन्शियसनेस का ले लिया था, जैसे वो अनकंट्रोलेबल अवतार्स हों। फोर्सफुल थॉट्स जल्दी ही डिसऑर्डर्ड हो गए और वो कंफ्यूज्ड हो गई। उसने ऑलमोस्ट अपने आप को सेपरेट करने की इच्छा कंट्रोल नहीं की। तभी उसने एक अल्योरिंग ऑब्जेक्ट का सेंस फील किया। ये वो सील था जो उसने शैतान के ऑयल पेंटिंग को यूज करके कंप्लीट किया था। इसे मेडिसिन के थ्रू एक मिस्टीरियस वर्ल्ड में प्रोजेक्ट किया गया था, एक एब्स्ट्रैक्ट ब्लरी मार्क बनाते हुए। फोर्स ने आगे नहीं सोचा क्योंकि उसने इंस्टिंक्टिवली अपनी कॉन्शियसनेस का एक पार्ट अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ लिंक कर दिया और एब्स्ट्रैक्ट सिंबल के साथ मर्ज किया। ये मार्क उसके साथ परफेक्टली अलाइन नहीं था, जैसे कि ये उसका पार्ट नहीं था, लेकिन मुश्किल से ये उसके साथ मर्ज होने में सक्सीड हुआ। सडनली एब्स्ट्रैक्ट सिंबल फोर्स के माइंड में क्लियर हो गया। इसमें एक डोर था जो मिस्टीरियस सिंबल्स से भरा हुआ था। ये डोर अपने अंदर बहुत कुछ हाइड करता था जो उससे सराउंडिंग यूनिवर्स से अलग करता था। वही समय डोर के दूसरे साइड पर सील्ड क्रीचर ने एनिमी ऑरा सेंस कर लिया। अपनी खुद की डिविनिटी यूज करके इसने अल्योरिंग डोर को इमेंसली डिस्ट्रॉय कर दिया। ये यूनिवर्स पर पड़ने वाले इफेक्ट को भी रिड्यूस करने में केपेबल था। 10 सेकंड से ज्यादा मेंटेन करने के बाद ग्लोइंग गैलेक्सी का नाइट स्काई स्लोली फेड हो गया। फिर स्टारी ग्लो फोर्स के बॉडी में उसके साथ मर्ज होके वापस आ गया। साथ ही फोर्स के सामने डीप डार्कनेस स्प्रेड हो गई। ये डीप डार्कनेस था कंटिन्यूअस स्टॉर्म और कभी कभी फ्लैशिंग लाइटनिंग के साथ। अगला मोमेंट फोर्स ने एक फेमिलियर वॉइस सुनी। ये उसके हेड में स्टील नेल्स की तरह चुभ गई, ब्रेन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हुए। फोर्स ने तुरंत अपना फेस टर्न किया। अगर उसने पास में बार बार ऐसी चीजें एक्सपीरियंस नहीं की होती और थोड़ा रेजिस्टेंस नहीं होता और साथ ही ये फैक्ट भी नहीं होता कि वो सेंट लेवल पर है, तो शायद वो कंट्रोल लूज कर चुकी होती। अनडाउटेडली यहाँ कुछ लक का इफेक्ट था। कुछ सेकेंड्स बाद फाइनली उसने खुद को काम करके सुनना स्टार्ट किया कि वॉइस क्या कह रही है। ये सोच विचार करके स्क्रीम कर रही थी, ये हेल्प के लिए कॉल कर रही थी। ये यॉटन था, एल्मिश था या एंशिएंट हर्मीज? नहीं, ये एक लैंग्वेज थी जो फोर्स पहले कभी नहीं सुनी थी, लेकिन जैसे ही उसने सुना वो समझ गई। लग रहा था जैसे ये मल्टीपल लैंग्वेजेस का रियल सोर्स है। मिस्टर डोर हर फुल मून को हेल्प के लिए इंसेन तरीके से स्क्रीम करते। एंजल्स के किंग के लिए कितना इंसल्ट है। हालांकि हेल्प मांग रहा था, फिर भी एक टेरिफाइंग चीज थी जो फोर्स टॉलरेट नहीं कर सकती थी। फोर्स ने साइलेंटली स्क्रीम किया। वो सोच रही थी कि क्या इसे इग्नोर करने का एक्ट करना चाहिए और तब तक वेट करना चाहिए जब तक वो नेक्स्ट फुल मून के टाइम मिस्टर डोर के साथ बातचीत से पहले अपनी स्पिरिचुअलिटी में फुल्ली वापस नहीं आती और एक हिडन मैजिशियन के बियॉन्ड पावर्स को समझ नहीं लेती, या फिर अभी एक्शन ले। सडनली डोर से आने वाली स्क्रीम्स बंद हो गईं और सराउंडिंग साइलेंट हो गए। 2-3 सेकंड्स बाद एक हार्श वॉइस जो स्पिरिट्स के बॉडीज को पियर्स कर सकती थी पहले माइंड में एंटर हुई। आपने इब्राहिम फैमिली की अल्टीमेट ट्रेड्स यूज की। ये सेंटेंस विदाउट एनी एम्फेसिस फ्लैटली बोला गया। फोर्स के फोरहेड की वेन्स पल्स करने लगी। जैसे ही उसका बॉडी ग्लो करने लगा उसकी आईज ब्लड शॉट हो गईं। वो ऑलमोस्ट अपने ऊपर से कंट्रोल लूज करने वाली थी। आप कौन है? फोर्स ने अपना कंट्रोल रीगेन करते हुए डेलिबरेटली पूछा। वो वॉइस जो सिडक्टिव लग रही थी स्लोली स्माइल करते हुए बोली, आप मुझे मिस्टर डोर कह सकते हैं, आपको मुझे रिकॉग्नाइज करना चाहिए। फोर्थ एपिक के एंजल किंग ने डायरेक्टली रिवील किया था कि फोर्स का उसके साथ एक सर्टेन कनेक्शन था।
वो फुल मून के डिलीरियम को सुन सकती थी। मैं तुम्हें एक नॉवल में लिखने जा रहा हूँ। फोर्स साइलेंटली टीथ ग्रिट करते हुए पूछती है, ऑनरेबल मिस्टर डोर, आप इब्राहिम फैमिली के एंसेस्टर हैं? योर एक्सीलेंसी बेथल, वॉइस रिटर्न टू फ्लैटनेस आफ्टर काउंटलेस ऑब्स्टेकल्स। हाँ, ये तो क्या आप जानते हैं कि हेल्प के लिए आपकी कॉल ने पूरे इब्राहिम फैमिली को ओवर 1000 ईयर्स के कर्स में ट्रैप कर दिया है। किसी के लिए भी ट्रैवलर या इवन अ क्लर्क बनना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऑफन वो प्रोग्रेस या फुल मून नाइट पर कंट्रोल लूज करते हैं। फोर्स को लगा कि वो लंबे टाइम तक मिस्टर डोर से बात नहीं कर सकती, वरना कंट्रोल लॉस का इंक्लिनेशन इरिवर्सिबल हो जाएगा। उसने डायरेक्ट वही क्वेश्चन पूछा जो इब्राहिम को सबसे ज्यादा कंसर्न करता था। मिस्टर डोर 2 सेकंड्स के लिए साइलेंट रहे, फिर बोले, उनके पास अब कोई हिडन मैजिशियन या डेटी नहीं है। 4 एम्परर्स के वॉर के बाद कोई नहीं है, और आपके लायक कर्स ने उनके लिए डिवाइन अप्रोच इम्पॉसिबल बना दिया है। अगर आप 10 साल तक हेल्प के लिए रोना बंद कर दें तो एक नया इब्राहिम डेटी जन्म ले सकता है। यह आपके एस्केप में बहुत हेल्प करेगा। ऑनेस्टली सजेस्ट करने के बाद मिस्टर डोर ने साई किया और कहा, मुझे एक इटर्नल डार्कनेस में एग्जाइल किया गया है और कंटिन्यूस स्टॉर्म का ब्लॉकेज फेस करना पड़ रहा है। मुझे नहीं पता कि रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है। नहीं मैंने एक्सपेक्ट किया कि एंटायर इब्राहिम फैमिली में एक भी डेटी बचा है। झूठ। ये कंक्लूजन कामली निकालना फोर्स ने नहीं किया, बल्कि क्लेनी ने किया, जो सेफेरा कासल में बैठे स्टार्स के स्टाफ को कंट्रोल करके फूल के कार्ड को एडजस्ट कर रहा था। वो रिलेटेड क्रिम्सन स्टार को क्लोजली मॉनिटर कर रहा था। मिस्टर डोर ने कंटिन्यू किया, और मैं फुल मून के टाइम हेल्प के लिए रोना कंट्रोल नहीं कर सकता। क्यों? फोर्स ने क्यूरियोसिटी से पूछा। मिस्टर डोर डिवाइन वॉइस में बोला, आप ऑलरेडी एक डेटी हैं, तो आपको पता है कि जितना हाई रैंक उतना क्रेजी रिस्क। एक नॉर्मल एंजल या जो फ्रीली रोम कर सकते हैं लैंड पर बिना एक्स्ट्रा फाइट के, वो भी ग्रेजुअली बियॉन्ड ट्रेड से अफेक्टेड हो सकते हैं। वो हाफ क्रेजी स्टेट में एंटर कर सकते हैं। मैं एंजल्स का किंग हूं, जिसे सेंचुरी से ज्यादा एग्जाइल और सील किया गया है, 1000 ईयर्स, और मेरे पास कम्युनिकेट करने के लिए कोई नहीं है। मेरी सैनिटी का मतलब यह है कि मैं पावरफुल और लकी हूं। हर फुल मून मेरे अंदर का मैडनेस स्ट्रांग होगा। मैं कंट्रोल नहीं कर सकता और कंटिन्यूसली हेल्प के लिए ही कॉल कर सकता हूं। तो ये सिचुएशन है। अगर मुझे ऐसे सील किया जाता तो शायद कुछ मंथ्स में ही क्रेजी हो जाता। अगर मुझे अल्कोहल, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और बुक्स और डिफरेंट क्विजीन्स मिले तो मैं 1 साल तक सर्वाइव कर सकता, नहीं आधा साल। फोर्स ने सिर हिलाया और एनलाइटनमेंट और प्री डिटरमिन्ड स्टाइल में पूछा, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? इब्राहिम कर्स कैसे रिमूव कर सकते हैं? मिस्टर डोर कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंट रहे, फिर बोले, एक रिचुअल सेटअप करो और मुझे एस्केप करने में हेल्प करो। इस तरह कर्स का एग्जिस्टेंस एंड हो जाएगा। 2 रिचुअल्स यूज कर सकते हैं। एक 3 डेटीज को सैक्रिफाइस करना, सेर, अप्रेंटिस और रॉबर पाथ से। दूसरा, एटलीस्ट 99 बियॉन्डर्स का ब्लड एक्सट्रैक्ट करना इब्राहिम फैमिली से। इससे एक ऐसा सिंबल क्रिएट होगा, मैं उन्हें बताऊंगा। फोर्स ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया और इंटरनली ऐड किया, ये सिर्फ तब पॉसिबल होगा जब मिस्टर फूल अलाउ करे। मिस्टर डोर हंस के बोले, अगर मैं इस वजह से बच गया तो मैं तुम्हें एंजल बनने में हेल्प करूंगा। उसकी वॉइस और ज्यादा सुपरनैचुरल और वीक हो गई, जैसे ग्रेजुअली अपनी ओरिजिनल स्टेट में रिटर्न हो रहा था। जैसे ही फोर्स की प्रोग्रेस कंप्लीट हुई, ऑलमोस्ट 2-3 सेकेंड्स बाद फोर्स उन वॉइसेस को और नहीं सुन पाई जो उसे कंट्रोल लूज करवाने के लिए पुश कर रही थी। सामने का डीप डार्कनेस और टेरिफाइंग स्टॉर्म भी वैनिश हो गए, लेकिन सीन फुल्ली फेड होने से पहले फोर्स ने वेगली देखा कि डीप रेड रॉक से बनी एक ह्यूज लैंड पर एक पिरामिड लाइक एंशिएंट बिल्डिंग खड़ी थी। बिल्डिंग के पीछे डीप डार्कनेस और ट्विंकलिंग स्टार्स थे। ये यूनिवर्स बिल्कुल अलग था जिसे उसने एस्ट्रोलॉजर के रूप में अर्थ पर देखा था। ये क्या है? फोर्स ने सिर हिलाकर अपने स्कैटर्ड थॉट्स कंट्रोल किए। उसने अपनी स्पिरिचुअलिटी केयरफुली रिव्यू करनी स्टार्ट की। हिडन मैजिशियन के स्टेट को अकस्टम्ड होने के बाद उसने तुरंत प्रेयर पोस्चर लिया और बिना कुछ लूज किए मिस्टर फूल को अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस बताए। इसके बाद फोर्स ने डेविल्स ऑयल पेंटिंग रिमूव किया, टेलीपोर्ट करके वापस प्रिट्स हार्बर आई और अपने टीचर डोरियन ग्रे इब्राहिम से मिली, जो वेयरहाउस में वेट कर रहे थे। ये देखकर कि स्टूडेंट सेफ और हेल्दी है, डोरियन ने रिलीफ की साई ली और पायसली बोला, थैंक्स मिस्टर फूल फॉर योर ब्लेसिंग्स। फाइनली उन्होंने हिडन मैजिशियन के लिए एक सीक्वेंस सिखाया जिसमें बिट्रेयल का कोई साइन नहीं था, मिस्टर फूल के रिस्पॉन्स की एब्सेंस की वजह से। फोर्स ने अपने टीचर को मिस्टर डोर के साथ कॉन्वर्सेशन के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया। उसने नेक्स्ट फुल मून तक वेट करने का प्लान किया। वो रिलैक्स्ड हो गई और स्माइल की। मिस्टर फूल को थैंक्स के अलावा मुझे टीचर को भी थैंक्स करना है। फॉग के ऊपर एंशिएंट कासल में क्लेने को मिस्टर डोर के सेल्फ डिक्लेयर्ड हाफ क्रेजी होने पर कोई डाउट नहीं था। उसे लगा कि इस केस में और भी सीक्रेट्स हिडन होंगे।
एग्जाम्पल के लिए, क्यों मिस्टर डोर एम्परर रॉसल को मून पर जाने के लिए ल्योर करते रहे? ये ऐसी जगह थी जहां एक आउटर डेटी का कंट्रोल था। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने हिस्ट्री के फॉग से रेड मून कोरोना और मास्टर की निकाला और फुल मून लाइक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने और मिस्टर डोर की स्क्रीम सुनने का प्लान किया। कॉम्बिनेशन के इफेक्ट्स लॉन्ग टाइम से कंफर्म्ड थे। क्लेने ने तुरंत वो वॉइस सुनी जो उसके एस्ट्रल बॉडी को पियर्स कर रही थी। स्क्रीमिंग कंटेंट था, मुझे मत बचाओ, मुझे मत बचाओ। Lord of Mysteries, Chapter 1295, The Aftermath from the War's Front Lines. Don't save me, don't save me. सेफ्रा कासल के अंदर फूल का कार्ड अपने अंदर अकोमोडेट कर चुका क्लेन अब ऑफिशियली किंग ऑफ एंजल्स के लेवल पर पहुंच चुका था। इसी वजह से मिस्टर डोर की चीखों से आने वाली डायरेक्ट करप्शन का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन उन चीखों के वर्ड्स ही इतने डिस्टर्बिंग थे कि क्लेन के सिर के बाल तक खड़े हो गए। उसकी प्यूपल्स डायलेट हो गईं और उसके दिल के अंदर एक गहरा सा फियर सर्च कर गया, क्योंकि अब तक क्लेन ये मानता आया था कि मिस्टर डोर लगातार हेल्प मी चिल्ला रहा है, लेकिन इस बार जो उसने सुना वो था डोंट सेव मी। क्लेन बिल्कुल चुप रहा। उसके साइलेंस के बीच वो कमजोर पतली सी आवाज नीडल्स की तरह उसके स्पिरिट बॉडी को पियर्स करती रही। लगभग 10 सेकंड्स तक यही आवाज आती रही, फिर अचानक वो बदल गई, हेल्प मी, हेल्प मी। इस बार जो लैंग्वेज यूज हो रही थी उसमें थोड़ा सा डिफरेंस था। क्लेन ने बिना एक्सप्रेशन बदले चेयर पर बैक लीन किया और करीब 10 सेकंड्स तक बस सुनता रहा। उसके बाद उसने मास्टर की और स्कारलेट लूना कोरोना के हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शन पर से अपना कंट्रोल हटा लिया। ग्रे फॉग के ऊपर का पूरा स्पेस वापस बिल्कुल शांत हो गया। क्लेन ने हल्की सी सांस छोड़ी। आदत के तौर पर उसने लॉन्ग एंशिएंट टेबल के एज को टैप किया और धीरे से खुद से बोला, मिस्टर डोर सच में हाफ मैड है, लेकिन उसका पागल हिस्सा वो नहीं है जो मदद के लिए चीख रहा है, बल्कि वो हिस्सा ज्यादा डेंजरस है जो शांत दिखता है, जो लॉजिकली बात कर सकता है। वही काम मिस्टर डोर उस दूसरे मैड मिस्टर डोर को भी एक हद तक इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसकी चीखों के मतलब को डिस्टॉर्ट कर सकता है। जब मिस्टर डोर ल्यूसिड होता है तब वो असल में चिल्ला रहा होता है, डोंट सेव मी। एक किंग ऑफ एंजल्स जो 1000 साल से ज्यादा से इम्प्रिजन्ड है, उसके लिए ये बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन नहीं हो सकता, जब तक कि उसे ये महसूस ना हो रहा हो कि अगर वो वापस रियलिटी में आया तो वो एक ऐसी डिजास्टर ले आएगा जो वो खुद भी नहीं देखना चाहता। और अगर हम इसे जोड़कर देखें, मिस्टर डोर का कंप्लीटली लूज कंट्रोल कर देना, एम्परर रोजेल के साथ उसकी बातचीत और बार बार उसे मून पर जाने के लिए एंटाइस करना, जबकि मून पर एक आउटर डेटी का कब्जा है, तो एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। एग्जाइल होने के बाद मिस्टर डोर ने ओरिजिनल क्रिएटर की छोड़ी हुई प्रोटेक्शन खो दी। उसने किसी स्पेसिफिक आउटर डेटी की करप्शन फेस की और अपनी ज्यादातर रैशनैलिटी खो दी। उसकी कंडीशन शायद चेन्ड गॉड से थोड़ी ही बेटर है। अप्रेंटिस पाथवे सीक्वेंस 3 पर कॉस्मोस के अंदर फ्रीली वॉन्डर कर सकता है और मिस्टर डोर के ऑनरिफिक नेम में गाइड ऑफ द एंडलेस कॉस्मोस भी शामिल है। तो क्या यह पॉसिबल है कि एग्जाइल होने से पहले ही इस किंग ऑफ एंजल्स का आउटर डेटीज के साथ कांटेक्ट हो चुका था और वो उनके इन्फ्लुएंस में आ चुका था? हाँ, काफी मुमकिन है। और मिस मजिशियन ने जो लास्ट ग्लिम्स देखा था, क्रिम्सन लैंड, पिरामिड लाइक एंशिएंट बिल्डिंग्स और एक बिल्कुल अलग सा कॉस्मोस, वो करंट सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं लगता, लेकिन वो ब्लैक एम्परर के मुसोलियम से भी थोड़ा अलग था। ज्यादा चांसेस ये हैं कि वो किसी आउटर डेटी का लेयर था जिसने मिस्टर डोर को अफेक्ट किया। या फिर ये भी हो सकता है कि जब मिस्टर डोर एक प्लेन वॉकर बना और दूसरे प्लैनेट्स जहां लिविंग बींग्स थे वहां लेजेंड्स छोड़ के गया, ये जगह उन एंकर पॉइंट्स में से एक हो। ज्यादा लाइकली यही सेकंड वाली पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जब मिस मजिशियन ने ये सीन देखा तब उस पर कॉस्मोस की तरफ से कोई करप्शन नहीं आई। जितना ज्यादा क्लेन सोचता गया उतना ही उसका दिल भारी होता गया, क्योंकि ये सब शायद अपोकलिप्स के आने का रिफ्लेक्शन है, और अपोकलिप्स कोई ऐसी चीज नहीं होती जो बस न सोचने से या इग्नोर करने से रुक जाए। इसीलिए येलो लाइट वेनिथन की प्रोफेसी बिल्कुल सेंस बनाती है कि जिस दिन अब्राहम्स कर्स रिमूव होगा वही दिन अब्राहम्स के लिए रियल डिजास्टर की शुरुआत होगा। मिस्टर डोर का लगातार हेल्प के लिए चिल्लाना, जिसके वजह से अब्राहम फैमिली एक और डेमीगॉड तक प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, शायद ये भी एक टाइप का प्रोटेक्शन ही है। हाँ, इससे अब्राहम फैमिली अपना स्टेटस और अपनी सबसे प्रेशियस चीजें खो देगी और एवरेज बन जाएगी, लेकिन कम से कम उनकी ब्लड लाइन तो जिंदा रहेगी। हाँ, प्रोफेसी के मुताबिक कर्स को सॉल्व करने का सोल्यूशन एक अप्रेंटिस के हाथ में है, जिसे एक सीक्रेट एग्जिस्टेंस की मदद मिली है। क्लेन ने हल्की सी हंसी और मिस मजिशियन को देने वाले जवाब का आइडिया बना लिया। उसने डिसाइड किया कि फोर्स अपने टीचर को हाफ ट्रूथ बताएगी। पहला पॉइंट, मिस्टर डोर ऑलरेडी हाफ मैड है और एक्सट्रीमली डेंजरस है।
उसके साथ कम्युनिकेट करना ही एक मैसिव रिस्क है। दूसरा पॉइंट, कर्स रिमूवल के सेकंड रिचुअल का बिल्कुल भी मेंशन नहीं करना। सिर्फ इतना बताना है कि सीयर, मरॉडर और अप्रेंटिस डेमीगॉड की सैक्रिफाइस वाली बात है। पहले पॉइंट से अब्राहम समझ जाएंगे कि उनका एंसेस्टर हेल्प के लिए इतना डेस्परेट क्यों है, क्योंकि वो अपना दिमाग खो चुका है और कुछ भी हॉरिफाइंग कर सकता है। इससे अब्राहम्स की एंजाइटी कम होगी और वो मिस्टर डोर को एस्केप करवाने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि जल्दी से फूल को बिलीव करना शुरू कर देंगे। दूसरा पॉइंट उन कुछ एक्सट्रीम अब्राहम्स को रोकने के लिए था जो अपनी किस्मत ट्राई करना चाहते थे, क्योंकि उनके पास इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो ऐसा रिचुअल कंप्लीट कर सकें। और रिचुअल के बारे में बताना फॉर्स के लिए ट्रस्ट भी बढ़ाता है। सीक्रेट सॉर्सरर्स वैसे ही बहुत कम है और जो बिजारो सॉर्सरर बन पाते हैं उन्हें पकड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और ज्यादातर लोग सीक्रेट ऑर्डर में हैं। उनके खिलाफ जाना मतलब जारातुल को प्रवोक करना। चाहे अब्राहम्स के पास डेमीगॉड हों और थोड़े टाइम के लिए ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट भी यूज कर सकें, तब भी रिचुअल इतनी आसानी से कंप्लीट नहीं हो सकता। और पैरासाइट के साथ डील करना सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। जरा सी गलती तो टारगेट अमोन का अवतार हो सकता है और फिर वो अमोन को डेजर्ट सर्व करने जैसा होगा। साथ ही फ्यूचर में वर्ल्ड के जर्मन एंड स्पैरो के थ्रू मिस मजिशियन को अब्राहम एक्सट्रीमिस्ट से सावधान रहने के लिए भी वॉर्न किया जा सकता है। थोड़ा और सोचने के बाद क्लेन ने प्रेयर का रिप्लाई दिया। हिस्ट्री के फॉग से रियल वर्ल्ड में वापस आने के बाद क्लेन स्टीम लोकोमोटिव पर चढ़ा और मित्स्योर के कैपिटल की तरफ निकल पड़ा, कॉन्स्टेंट सिटी। ये सिटी पहले लोएन का सेकेंड लार्जेस्ट सिटी था और रीसेंट वॉर का फ्रंट लाइन भी। यहां हुआ डैमेज बेहद सीरियस था। ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म से बाहर आते ही क्लेन ने ऊपर खड़े होकर इंडस्ट्रियल सिटी को देखा। ये उसका पहला विजिट था, लेकिन न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स की तस्वीरें वो पहले ही देख चुका था। उन फोटोज में 3 चीजें उसके दिमाग में गहरी तरह से बैठ गई थी। पहली, हर जगह चिमनीज और ब्लास्ट फर्नेसेस जैसे एक मैन मेड जंगल हो। दूसरी, कंक्रीट और स्टील से बने डेंस बिल्डिंग्स। तीसरी, कोल एशेस से ढके हुए लोग और जगह जगह काला मैल। हाँ, हवा बैकलैंड से बेटर थी क्योंकि सी ब्रीज स्ट्रांग थी, लेकिन अब वो ब्लास्ट फर्नेसेस, चिमनीज और टॉल बिल्डिंग्स या तो गिल गए थे या बहुत कम रह गए थे। हर तरफ बस रूइंस का ढेर था। फैक्ट्री डिस्ट्रिक्ट का डैमेज थोड़ा कम था क्योंकि वहां स्टील और मिलिट्री फैक्ट्रीज थीं जो इक्वली इंपॉर्टेंट थीं। यहां मौत का नंबर डेफिनेटली 1 लाख से ज्यादा होगा। क्लेन ने दिल ही दिल में साय की। अपना लगेज उठाकर वो स्टेशन से निकलकर कॉन्स्टेंट सिटी के अंदर घुस गया। होटल जाते हुए उसने मिरेकल इन्वोकर की एक्टिंग कंटिन्यू की। उसने रैंडमली 30s के आसपास के एक यंग बर्ली आदमी को चुना। मैं एक वॉन्डरिंग मैजिशियन हूं। मेरी सबसे बड़ी मैजिक लोगों की विशेस पूरी करना है। ट्राई करोगे? पहले का शर्मीला क्लेन अब बिना हिचकिचाहट बात कर सकता था। आदमी ने उसे देखा और इरिटेबली हाथ हिला दिया। तुम मेरे फादर, मदर, 2 भाई और एक बच्चे को जिंदा कर सकते हो। ये कहकर बिना जवाब का इंतजार किए वो नियरेस्ट पब्लिक कैरेज स्टेशन की तरफ चल दिया। चलते चलते उसने अपनी लेफ्ट चेस्ट पर राइट फिस्ट मारा। क्लेन वहीं खड़ा रहा, लिप्स पर हल्की सी स्माइल के साथ, और उसे जाते हुए देखता रहा। उसे एक मैगजीन याद आई जो उसने ट्रेन में पढ़ी थी। कॉन्स्टेंट सिटी के ग्रेवयार्ड की फोटोज। टूमस्टोन्स चिमनीज की तरह लग रहे थे, ऐश अर्न्स के रैक्स कोलैप्स्ड बिल्डिंग्स जैसे। पूरा कॉन्स्टेंट सिटी एक जायंट सेमेट्री लग रहा था। स्माइल हटाकर क्लेन सूखे हुए फाउंटेन के पास से घूमता हुआ एक इन की तरफ बढ़ा। रास्ते में लोग हॉन्टेड प्लेसेस और मॉन्स्टर्स की बातें कर रहे थे। मैं मारी रिवर के पास से गुजर रहा था। पानी के अंदर से लोगों के रोने की आवाज आ रही है। 9 हीस्टीन स्ट्रीट पर और भी खौफनाक चीज देखी। एक सफेद फेस विंडो पर चिपका हुआ। खून रोड पर ड्रैग होता हुआ रुइन तक गया। पुलिस को बॉडी ही नहीं मिली। मे गॉडेस ब्लेस अस। लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स इन घोस्ट्स और मॉन्स्टर्स को हमसे दूर रखो। सिटी हॉल का नोटिस भी लगा हुआ है। जैसे ही कुछ सस्पिशियस दिखे, पुलिस को रिपोर्ट करो। मीट ग्राइंडर जैसी वॉर ने बहुत से बॉडीज को प्रॉपर बरियल का मौका नहीं दिया और कई बियॉन्डर्स ने मेंटल ब्रेकडाउन या लिम्स लूज करने के बाद कंट्रोल खो दिया। नाइट हॉक्स और मैंडेटेड पनिशर्स सब क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कॉन्स्टेंट सिटी में सुपरनैचुरल इवेंट्स अब डेली लाइफ का हिस्सा बन चुके थे। इसी वक्त क्लेन ने आगे क्रॉस रोड पर रेड ग्लव्स में, ब्लैक ट्रेंच कोट्स में नाइट हॉक्स की टीम देखी। वो उनमें से किसी को पहचान नहीं पाया। कैथीड्रल ऑफ सेरेनिटी ने मदद के लिए रेड ग्लव्स भेजे हैं। क्लेन ने धीरे से सिर हिलाया। तभी उसकी स्पिरिचुअल इंट्यूशन ने उसका ध्यान एक पर्टिकुलर अपार्टमेंट बिल्डिंग की तरफ खींचा। रूइंस के पीछे 4th फ्लोर पर एक ओरल विंडो के पीछे एक बहुत ज्यादा सड़ी हुई फेस विंडो पर चिपकी हुई थी। ग्लास के उस पार झांकती हुई पेल येलो लिक्विड जिसमें ब्लैक हिंट्स थे, एक के बाद एक विंडो से नीचे बह रहे थे। लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज, चैप्टर 1296।
शौकिया खगोल शास्त्री, एमेचर एस्ट्रोनॉमर। युद्ध के बाद के फेज में एरिक रेड ग्लव्स टीम का कैप्टन बन चुका था। साथ ही वो स्पिरिट वॉरलॉक पाथवे के एक और हायर सीक्वेंस तक एडवांस कर चुका था। अपनी जर्नी में उसने अपने प्रीवियस कैप्टन और उससे पहले वाले कैप्टन दोनों की मौत अपनी आंखों से देखी थी। इसी वजह से एरिक को अच्छी तरह पता था कि सिर्फ हायर सीक्वेंस होना किसी भी तरह से सेफ्टी की गारंटी नहीं होता। असल में सिर्फ एक चीज मैटर करती है, केयर और कॉशन। रेड ग्लव्स के कॉन्सेप्ट पर लगभग सभी नाइट हॉक्स पूरा भरोसा करते थे, क्योंकि नॉर्मल नाइट हॉक्स को ज्यादातर वही सुपरनैचुरल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थीं जो डायरेक्टली सामने दिखती हैं। कभी कभी चूक हो जाती थी और ऐसे में उन्हें अपनी बियॉन्डर पावर्स पर भरोसा करना पड़ता था सिचुएशन पलटने के लिए। लेकिन रेड ग्लव्स, उनके हिडन टारगेट्स हमेशा एक्सट्रीमली डेंजरस होते थे। इसी वक्त एरिक 14 प्रिया स्ट्रीट के एक अपार्टमेंट ब्लॉक की 4th फ्लोर पर खड़ा था। उसके सामने एक डार्क ब्राउन वुडन डोर था जो बिल्कुल कस के बंद था। उसने एरिया को केयरफुली स्कैन किया और लो वॉइस में बोला, यहां पहले ही 2 नाइट हॉक्स गायब हो चुके हैं, हमें बिल्कुल भी केयरलेस नहीं होना चाहिए। शुरू में इस अपार्टमेंट ब्लॉक के कई रेजिडेंट्स ने पुलिस को रिपोर्ट की थी। उनका कहना था कि यूनिट 43 से बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी और यूनिट 3003 के टेनेंट्स को अक्सर ऊपर से भारी फुटस्टेप सुनाई देते थे। एरिया के पुलिस ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेशन के लिए आने में 2 दिन लग गए, लेकिन वो यूनिट 43 के अंदर जाने के बाद वापस बाहर ही नहीं निकले। पुलिस कंफर्मेशन के बाद केस तुरंत चर्च ऑफ एवरनाइट को ट्रांसफर कर दिया गया, पर जो 2 नाइट हॉक्स इसे हैंडल करने आए वो भी गायब हो गए और यूनिट 43 का दरवाजा अभी भी कस के बंद था। इसी बेसिस पर चर्च ऑफ एवरनाइट के मिड सीजन आर्च बिशप डेसिस ने केस एरिक की टीम को असाइन किया और उन्हें ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट्स के लिए अप्लाई करने की परमिशन भी दी। जी कैप्टन। रेड ग्लव्स टीम के मेंबर्स ने सर हिलाकर या जवाब देकर रिस्पॉन्स दिया। एरिक ने और कुछ नहीं कहा। वो यूनिट 43 के बंद डार्क ब्राउन डोर के सामने खड़ा रहा। फिर उसने अपना रेड ग्लव्स लेफ्ट हैंड उठाया और अपने दांत पर हल्की सी थपकी दी। एक धुंधली सी आकृति अचानक उसके सामने उभर आई। उसका कोई सॉलिड फॉर्म नहीं था। वो दरवाजे के गैप से सीधा गुजर गई और यूनिट 4003 के अंदर चली गई। एरिक का एक्सप्रेशन अनयूजुअली फोकस्ड था, जैसे वो उस धुंधली आकृति के थ्रू ही रूम के अंदर की सिचुएशन देख रहा हो। ये एक नेचुरल फीलिंग थी जिसे वो कॉन्शियसली कंट्रोल कर रहा था। ये एबिलिटी ज्यादा पावरफुल नहीं थी, लेकिन इसकी अपनी यूनिक यूटिलिटी थी। नॉर्मली ये स्पिरिट उसके लेफ्ट फ्रंट टूथ के पास ही रहती थी। इस सिचुएशन में एरिक का मानना था कि डायरेक्ट एंट्री सबसे गलत डिसीजन होगा। पहले स्काउट करना ही बेस्ट ऑप्शन था। चाहे उनकी टीम के पास स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज का अच्छा मिक्स हो और पावरफुल सील्ड आर्टिफैक्ट्स भी हों, फिर भी कॉशन जरूरी थी। अगर पहले ही अंदर की सिचुएशन क्लियर हो जाए और उसके हिसाब से प्रिपरेशन हो तो काम काफी आसान हो सकता था। तभी एरिक की आंखों में छोटी छोटी ब्लड वेसल्स उभर आईं और उनमें से कुछ फट भी गईं। जैसे ही उसकी विजन ब्राइट रेड हो गई, उसने एक शार्प फ्लो जैसी आवाज सुनी। डार्क ब्राउन डोर अचानक खुल गया। रूम के अंदर कुल 6 आकृतियां थीं। 3 पुलिस ऑफिसर्स ब्लैक एंड व्हाइट यूनिफॉर्म में हाई चेयर्स, स्टूल्स और सोफा पर बैठे हुए थे। 2 नाइट हॉक्स हाफ हैट्स और ब्लैक ट्रेंच कोट्स पहने हुए थे। एक दरवाजे के पास खड़ा था और दूसरा ओरल विंडो के पास। उसका चेहरा ग्लास पर चिपका हुआ था, जैसे नीचे स्ट्रीट को देख रहा हो। बैल्कनी के एज पर भी एक हाई स्टूल पर एक आकृति बैठी थी। उसके सामने एक एक्सीलेंट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप रखा हुआ था। इन 6 आकृतियों की स्किन धीरे धीरे फूलने लगी, जैसे उनमें गैस भरी जा रही हो। कुछ बॉडी पार्ट्स फट चुके थे, कुछ बुरी तरह सड़ रहे थे, लेकिन अभी तक सूखे नहीं थे। उनमें से ब्लू ब्लैक ग्लो निकल रहा था। हल्की पीली लिक्विड के साथ काले हिंट्स बाहर बह रहे थे। जैसे ही दरवाजा खुला, वो 6 के 6 लोग एरिक और बाकी रेड ग्लव्स की तरफ देखने लगे। दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ा नाइट हॉक सबसे पहले रिएक्ट हुआ और सबसे लास्ट टेलीस्कोप के पीछे बैठा आदमी। वो कॉटन शर्ट पहने हुए था। उसकी एक आंख का प्यूपिल ब्लैक एंड व्हाइट क्लियरली सेपरेटेड टेलीस्कोप के लेंस से चिपका हुआ था। उसकी दूसरी तरफ बस एक खाली काला आई सॉकेट था, जिससे वो रेड ग्लव्स टीम को स्कैन कर रहा था। एरिक और बाकी लोगों की नाक में एक तीखी बदबू घुस आई और पूरे एनवायरनमेंट में एक बेनाम सी ठंडक फैल गई। एरिक ने इंस्टिंक्टिवली अपना हाथ उठाया और अपने दांत को थपथपाया, ज्यादा स्पिरिट्स रिलीज करने के लिए। फिर उसने अपनी नाइटमेयर बियॉन्डर पावर्स यूज करके सबको जबरदस्ती ड्रीम वर्ल्ड में खींचने की कोशिश की। लेकिन चाहे वो कितनी बार भी दांत पर थपथपाता, कोई स्पिरिट रिलीज ही नहीं हुई। उसकी बियॉन्डर पावर्स अचानक गायब हो चुकी थी।
उसी वक्त रेड ग्लव्स टीम के एक नाइटमेयर ने शॉक से रियलाइज किया कि वो भी किसी को ड्रीम में नहीं खींच पा रहा। उनके बॉडीज सिर्फ पोशन के इफेक्ट से एनहांस हो रही थी, बाकी सारी बियॉन्डर पावर्स मिस्टीरियसली वैनिश हो चुकी थी। यहां से तुरंत निकलते हैं, एरिक ने बिना एक सेकंड सोचे ऑर्डर दिया। ऐसी अजीब सिचुएशन उसने पहले कभी फेस नहीं की थी। अब वो सिर्फ एक ही काम कर सकता था, पहले टीम को रिट्रीट करवाना, फिर टारगेटेड सील्ड आर्टिफैक्ट के साथ वापस आना। लेकिन उसके ऑर्डर के बावजूद कोई भी हिला तक नहीं, जैसे उनके बॉडीज अब उनकी बात सुन ही नहीं रही। एरिक ने इंस्टिंक्टिवली अपना सर नीचे झुकाया और अपने लोअर बॉडी की तरफ देखा। उसके पैर बुरी तरह फूल चुके थे, पैंट्स फट चुकी थी। उसे क्लियरली फील हो रहा था कि उसकी स्किन सड़ रही है, गल रही है और पस बह रही है। वो लोग अभी तक अपने टारगेट के पास भी नहीं पहुंचे थे, फिर भी वो एक नाइटमेयर में फंस चुके थे, अपने आप को धीरे धीरे मरते हुए, फूलते हुए, सड़ते हुए देखने के नाइटमेयर में जिसका कोई एस्केप नहीं था। तभी एरिक की ब्लड शॉट आंखों में एक नॉर्मल सी पाम दिखी। उस हाथ ने हैंडल पकड़ा और धीरे से खींच लिया। बैंग! यूनिट 43 का डार्क ब्राउन डोर एक बार फिर से बंद हो गया। एरिक और रेड ग्लव्स टीम अंदर की क्रीचर से कंप्लीटली सेपरेट हो गए। उसी पल उन्होंने अपने बॉडीज पर कंट्रोल वापस पा लिया। हाँ, उनके पैर काफी इंजर्ड थे, हिलाना मुश्किल था, लेकिन अब वो फ्री थे। एरिक ने अपनी चोटों को चेक करने में टाइम वेस्ट नहीं किया। उसकी नजर सीधे उस हाथ और उसके ओनर पर गई। वो एक यंग मैन था जिसे एक एंशिएंट टॉप हैट और लॉन्ग ब्लैक रोब पहने हुए था। उसके फीचर्स बिल्कुल नॉर्मल थे, इतने नॉर्मल कि कोई भी उसे कुछ सेकंड्स में भूल जाए। उसने शांत और क्लियर वॉइस में कहा, मैं ऑनेस्टली आपको एडवाइस करता हूं, अभी आप वापस चले जाओ और इस केस को आर्च बिशप या हायर रैंकिंग डीकन्स पर छोड़ दो। या फिर उसने हल्की सी स्माइल के साथ ऐड किया, आप मुझसे एक विश पूरी करवा सकते हो। मैं एक वॉन्डरिंग मैजिशियन हूं, मेरा नाम मर्लिन हर्मीज है। लोगों की विशेस पूरी करना मेरी स्पेशलिटी है। क्लेन ने लोगों को विशेस के जरिए अट्रैक्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब उसने पहले ऑरल विंडो पर सड़ते हुए चेहरे को देखा था, तभी उसे एक बैड ओमेन फील हुआ था, इसीलिए वो पर्सनली कंफर्म करने आया था। विशेस ग्रांट करना? एरिक ने कैथीड्रल के ट्रेनिंग लेसन्स याद किए। हाई सीक्वेंस बियॉन्डर्स जो सील्ड या इम्प्रिजन्ड होते हैं, अक्सर मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स का डिस्गाइज कर लेते हैं, जो विशेस पूरी करते हैं और फिर लोगों को अपनी एस्केप में मदद के लिए ल्योर करते हैं। 3 विशेस, विशिंग पूल्स, ऐसे एग्जाम्पल्स पहले भी थे। क्या ये भी कोई हाई सीक्वेंस एग्जिस्टेंस है? पर ये सील्ड भी नहीं लग रहा। एरिक ने लेफ्ट राइट देखा, थोड़ा सोचा, फिर पूछा, अगर हम आपसे विश पूरी करने को ना कहें तो क्या आप रूम की अबनॉर्मैलिटी सॉल्व नहीं करेंगे? मर्लिन हर्मीज थोड़ा कंफ्यूज हुआ। कुछ सेकंड्स बाद क्लेन ने अपनी टॉप हैट को थपथपाया और साई की। चाहे आप विश मांगो या ना मांगो, मैं फिर भी कोशिश करूंगा। पर एक बात बताओ, क्या मुझे आपका रियल नेम चाहिए विश पूरी करने के लिए? एरिक ने टीम से नजर मिलाई और पूछा। क्लेन ने सर हिला दिया, नहीं, बस अपनी विश बता दो, कोई मिस्टिसिज्म कनेक्शन नहीं बनेगा। एरिक ने थोड़ा सार्कास्टिक टोन में कहा, तो मैं चाहता हूं कि इस रूम की सारी अबनॉर्मैलिटीज खत्म हो जाएं और आसपास के एनवायरनमेंट पर कोई साइड इफेक्ट ना हो। क्लेन ने स्माइल ब्रॉडन की और सॉफ्ट क्लैप की। आपकी विश पूरी होगी। बिना रिस्पॉन्स का वेट किए उसने कामली एक्सप्लेन किया। इसकी अबनॉर्मैलिटी कुछ हद तक बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स को सप्रेस कर सकती है, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है। बोलते बोलते क्लेन ने अपना लेफ्ट हैंड बढ़ाया और एक आईबॉल साइज की ग्लास स्फीयर निकाली। फिर उसने राइट हैंड से डोर का हैंडल घुमाया और थोड़ा सा खोला। उस छोटे से गैप से उसने ग्लास स्फीयर यूनिट 4003 के अंदर फेंक दी। जैसे ही स्फीयर हवा में उड़ी, उसने आसपास की सारी लाइट अब्सॉर्ब कर ली और एक मिनी सन की तरह एक्सट्रीम प्योर सनलाइट एक्सप्लोड हो गई। अगले ही मोमेंट क्लेन ने डोर बंद कर दिया। मैं सजेस्ट करता हूं कि आप ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट यूज करें, सन डोमेन के थ्रू पूरे एरिया को प्योरीफाई करने के लिए। ये कहते हुए उसे टिंगिन सिटी का म्यूटेटेड सन होली एम्ब्लम याद आया। वो सिर्फ ग्रेड 3 आर्टिफैक्ट था, लेकिन टाइम मिले तो वो भी ऐसे क्रीचर्स को डील कर सकता था। एरिक कुछ कहने ही वाला था कि उनके पास भी एक सिमिलर आर्टिफैक्ट था, लेकिन उसे यूज करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उसने देखा मिस्टर मर्लिन हर्मीज ने यूनिट 4003 का दरवाजा खोल दिया। अंदर की 6 आकृतियां थिन एयर में डिसॉल्व हो चुकी थी। बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स धीरे धीरे कंडेंस हो रही थी। जो पहले ठंडी गंदी बदबू थी, अब वो एक वार्म सेंसेशन में बदल गई थी। हो गया? एरिक ने थोड़ी हेजिटेशन के साथ पूछा। क्लीन ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। नहीं, रूट प्रॉब्लम अभी भी यही है। क्या आपने इस जगह के ओनर के बारे में इन्वेस्टिगेट किया है? एरिक ने तुरंत जवाब दिया। वो अपना नाम जॉन बताता है,
एक शौकिया खगोल शास्त्री रात को स्पेशल टेलीस्कोप से कॉस्मोस स्टडी करता है। कॉस्मोस। क्लेन बिना पलक झपकाए रूम के अंदर चला गया। एरिया सर्च करो, कोई भी क्लू मिस नहीं होना चाहिए। उसने कैजुअली ऑर्डर दिया। किसी वजह से एरिक को अचानक ऐसा लगा जैसे जब वो पहली बार नाइटहॉक्स ज्वाइन किया था तब मिस्टर मर्लिन हर्मीज भी इसी तरह पीछे से गाइड करते थे, प्रोफेशनल, काम और ट्रस्टवर्दी। उसने अपनी टीम को सिग्नल दिया और खुद क्लेन के पीछे पीछे चला, बैकअप और कॉशन दोनों के लिए। क्लेन सीधे टेलीस्कोप के पास गया, झुका और उसने अपनी आंख लेंस के सामने ले आई। ये डेंजरस हो सकता है, एरिक वार्न करना चाहता था, लेकिन सामने वाले के लेवल और स्टेटस सोचकर चुप रह गया। उसी पल टेलीस्कोप के थ्रू क्लेन ने एक ड्रीम लाइक डार्क नाइट स्काई देखा। हर स्टार धीरे धीरे ट्विंकल कर रहा था। अचानक उसकी विजन पर एक जायंट आई छा गई। लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज चैप्टर 1297। बूम। रेड ग्लव्स के कैप्टन एरिक अनजाने में कांप उठे जब उन्होंने देखा कि टेलीस्कोप के पीछे खड़ा मर्लिन हर्मीज, जो खुद को एक वॉन्डरिंग मैजिशियन बताता था, अचानक ब्लास्ट हो गया। लेकिन ना खून उड़ा, ना मांस के टुकड़े। उसके कटे हुए अंग सोप बबल्स की तरह हवा में घुलकर गायब हो गए। एरिक और उसकी टीम के मेंबर्स, जो आवाज सुनकर उधर देखने लगे थे, पूरी तरह स्टन रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि यह सब अचानक कैसे हो गया। एक सेकंड बाद एरिक ने गहरी और कंट्रोल्ड आवाज में बोला, पीछे हटो। उसका इंस्टिंक्ट कह रहा था कि असली खतरा अभी पूरी तरह फैला भी नहीं है और उससे पहले टीम को निकाल लेना जरूरी था। इसी वक्त यूनिट 43 के खुले दरवाजे से एक और आदमी अंदर आया, और वो कोई और नहीं, मर्लिन हर्मीज ही था। वही वॉन्डरिंग मैजिशियन, वही लॉन्ग टॉप हैट, वही लंबा काला रोब, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, बिल्कुल शांत, बिल्कुल नॉर्मल। उसने एरिक और रेड ग्लव्स टीम की तरफ देखा और कामली बोला, असल प्रॉब्लम की जड़ उस टेलीस्कोप में है। बोलते हुए क्लाइन बैल्कनी की तरफ बढ़ा और अपने राइट हैंड से टेलीस्कोप को थपथपाया। बूम। एक और धमाका हुआ। टेलीस्कोप अचानक मेटालिक लाइट के छोटे छोटे पॉइंट्स में टूट गया। उसके साथ ही ब्लू ब्लैक गैस की एक तीखी बदबू फैल गई। जैसे ही ब्राउनिश व्हाइट फॉग उभरा, बदबू तुरंत गायब हो गई और कमरा वापस नॉर्मल हो गया। असल में हुआ क्या? एरिक ने खुद को फोर्स किया कि वो पहले वाली मौत को इग्नोर करे और बहुत केयरफुली पूछा। रेड ग्लव्स का कैप्टन होने के नाते उसके पास काफी एक्सपीरियंस था। उसके दिमाग में ऑलरेडी कुछ अंदाजा बन चुका था। ये सवाल सिर्फ कंफर्मेशन के लिए था। क्लाइन मुस्कुराया और बोला, सीधी बात कहूं तो टेलीस्कोप किसी वजह से म्यूटेट हो गया था। उस म्यूटेशन की वजह से रूम के ओनर ने कुछ ऐसा देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था। अगर तुम डिटेल्स चाहते हो तो सिर्फ इतना कह सकता हूं कि तुम्हें खुद क्लूज ढूंढने पड़ेंगे। मैं भी पूरी तरह श्योर नहीं हूं। एरिक ने हल्का सा सर हिलाया और अपनी टीम की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करें। काफी देर तक काम चलने के बाद एरिक वापस मर्लिन हर्मीज के पास आया और बोला, रूम में अब ज्यादा क्लूज बचे नहीं हैं, लेकिन हम कुछ बातें कंफर्म कर सकते हैं। पहली, जॉन लोकल रेजिडेंट था और वॉर के दौरान आर्मी में सर्व कर चुका था। लगता है इसी वजह से उसे मेंटल इश्यूज हो गए। दूसरी, वो एक एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर था। तीसरी, वॉर के एंड के बाद वो एक एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है जिसका नाम था सेलेस्टियल रिसर्च एसोसिएशन, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं मिला। चौथी, जॉन ट्रू कॉस्मॉस को देखने का रास्ता ढूंढ रहा था। जैसे ही एरिक ने कॉस्मॉस शब्द बोला, वो थोड़ा रुक गया, जैसे चर्च ऑफ एवरनाइट के हायर लेवल से कोई वार्निंग मिल रही हो। वॉर के बाद वो सेलेस्टियल रिसर्च एसोसिएशन से जुड़ गया, जो ट्रू कॉस्मॉस को देखने के तरीके ढूंढ रही थी। क्लाइन ने यह सब अपने एक्सपीरियंस के साथ जोड़कर देखा। इस केस के बारे में उसे अब काफी कॉन्फिडेंस आ चुका था। उसने सर हिलाया और बोला, तुम्हें यह समझना चाहिए कि कॉस्मॉस का मतलब ही खतरा होता है। इसे समझने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। हम इस केस की रिपोर्ट जल्द से जल्द आज बिशप को देंगे और सेलेस्टियल रिसर्च एसोसिएशन को एक डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में क्लासिफाई किया जाएगा। एरिक ने यह बात ऐसे कही जैसे वो किसी सीनियर नाइट हॉक से बात कर रहा हो जो डायरेक्टली उसका बॉस नहीं था। क्लाइन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस दरवाजे की तरफ चला गया। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, वॉर का असर वाकई हर चीज पर पड़ता है। वॉर गॉड के गिरने के बाद प्रिमिटिव क्रिएटर के बनाए हुए बैरियर्स पहले ही कमजोर हो चुके थे। अब उनका कुछ सपोर्ट बिल्कुल ही खत्म हो गया था। एवरनाइट गॉडेस को भी अभी तक रिलेटेड यूनिकनेस पर पूरा कंट्रोल नहीं मिला था, और एक ग्रेट ओल्ड वन बनने में कौन जाने कितना वक्त लगे। ऐसी सिचुएशन में इस दुनिया में आउटर डेटीज की घुसपैठ और गहरी होना बिल्कुल नेचुरल है, और इसके साथ जुड़ जाता है वॉर के दौरान नॉर्मल लोगों को हुई फिजिकल और मेंटल डैमेज।
क्लाइन को पूरा शक था कि वॉर के बाद के रिकंस्ट्रक्शन पीरियड में कॉस्मोस और आउटर डेटीज को पॉइंट करने वाले कल्ट ऑर्गेनाइजेशंस छुप छुप कर उभर कर आएंगे। अगर उन्हें फ्रीली अपना बिलीफ स्प्रेड करने दिया गया तो एपोकलिप्स आना तय है। एक हल्की सी साय के साथ क्लाइन यूनिट 43 से बाहर निकल गया। उसका फिगर धीरे धीरे ब्लर हुआ, ट्रांसपेरेंट बना और फिर गायब हो गया। प्रिया स्ट्रीट के पास एक होटल में क्लाइन, जो वहां लॉन्ग टर्म स्टे के लिए आया था, अपनी कॉफी उठाता है और एक घूंट लेता है। अभी सुबह का वक्त था। उसने मौका देखकर दोबारा बाहर निकलने का डिसाइड किया। एक कैरेज ली और कोस्टल कॉन्स्टेंट सिटी के आउटर एरिया में चला गया। वहां एक सेमेट्री थी। ग्रेवस्टोन्स ऐसे खड़े थे जैसे एक छोटा सा जंगल हो। क्लाइन सेमेट्री के अंदर गया और अपनी स्पिरिचुअलिटी की मदद से एक स्पेसिफिक टूम्बस्टोन ढूंढ ली। उस पर लिखा था वेल्च मैकगवर्न। वेल्च, क्लाइन का ओरिजिनल यूनिवर्सिटी क्लासमेट, वही जिसकी वजह से एंटिगोनस फैमिली की नोटबुक खरीदी गई थी और जिसकी मिस्टीरियस डेथ टिंगन में हुई थी। वही डेथ जो इनडायरेक्टली जो मिंग रुई के ट्रांसफर का रीजन बनी। वेल्च के फादर कॉन्स्टेंट सिटी के एक बैंकर थे। उन्होंने पैसा खर्च करके अपने बेटे की लाश यहां वापस मंगवाई और इसी सेमेट्री में दफन करवाया। क्लाइन कुछ सेकंड्स तक ग्रेवस्टोन पर लगी फोटो को देखता रहा। फिर वो झुका और अपने हाथ में पकड़ा व्हाइट फ्लावर्स का बुके उसकी कब्र के सामने रख दिया। जैसे ही वो मुड़कर जाने वाला था, अचानक रुक गया। 20-30 सेकंड्स बाद एक बूढ़ा आदमी हाथ में ब्लैक केन लिए दूसरी डायरेक्शन से आया। क्लाइन उसे पहचान गया। वो वेल्च का फादर था, मिड शोर कंट्री का बैंकर, जिसने कभी क्लाइन और उसके क्लासमेट्स को एक शानदार डिनर पर बुलाया था। लेकिन कुछ सालों में ही वो आदमी काफी ज्यादा बूढ़ा हो गया था। कभी जो एनर्जेटिक मिडिल एज जेंटलमैन था, आज उसके बाल आधे सफेद हो चुके थे। उसकी आंखों, मुंह और फोरहेड पर गहरी झुर्रियां पड़ चुकी थीं। तुम कौन हो? वेल्च के फादर ने ग्रेव के पास खड़े अजनबी को देखकर पूछा। उसकी आवाज में शौक भी था और कॉशन भी। क्लाइन ने साय की और बोला, मिस्टर मैकगवर्न, मैं वेल्च का दोस्त हूं। मैं रिसेंटली कॉन्स्टेंट सिटी के पास से गुजर रहा था। वेल्च के फादर ने हल्का सा सर हिलाया और हैवी वॉइस में बोला, वो काफी फ्रेंडली लड़का था। मैं उसके सिर्फ कुछ ही दोस्तों को जानता हूं। ये बात शायद एक्सप्लेन करने के लिए थी कि क्लाइन को फ्यूनरल में क्यों नहीं बुलाया गया और उसके दुख को भी छुपाने के लिए। क्लाइन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने इधर उधर देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें किसी चीज में मदद चाहिए या कोई ऐसी विश जो मैं पूरी करवाना चाहते हो? मुझे उम्मीद है मैं तुम्हें थोड़ी सी स्ट्रेंथ दे सकता हूं। वेल्च के फादर ने सेमेट्री के चारों तरफ देखा और फिर बिटर स्माइल के साथ बोला, क्या तुम यहां सभी डेड लोगों को वापस जिंदा कर सकते हो? ये इम्पॉसिबल नहीं है, क्लाइन ने धीरे से कहा, लेकिन वो आपके सोचने जैसे नहीं होंगे। वेल्च के फादर ने सर हिला दिया। फिर क्या तुम कॉन्स्टेंट सिटी को उसकी ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हो? उसने कड़वी मुस्कान के साथ पूछा। क्लाइन के जवाब का इंतजार किए बिना वो खुद ही बोलता गया, रहने दो, जो पॉसिबल है वो मैं खुद कर लूंगा और जो इम्पॉसिबल है उसके लिए मैं सिर्फ देवताओं से ही प्रार्थना कर सकता हूं। बोलते हुए वो क्लाइन के पास से गुजरा और अपने बेटे की कब्र के पास गया। वो झुका और व्हाइट फ्लावर्स का बुके नीचे रख दिया। क्लाइन ने उसकी पीठ की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। फिर वो मुड़ गया और सेमेट्री छोड़कर चला गया। एक बार में जिसका स्टाइल पिछली सदी जैसा था, एक आदमी मोटी जैकेट पहने हुए अपनी बियर के साथ काउंटर के पास लगे वुडन बोर्ड की तरफ गया। वो पार्ट टाइम जॉब का नोटिस ढूंढ रहा था। तभी एक अजीब सा मिशन उसकी नजर में आया। मैं एक रिपोर्टर हूं, मैं अलग अलग लोगों से उनकी कहानियां कलेक्ट करना चाहता हूं। सबसे अच्छा बस ये होगा कि तुमने वो खुद एक्सपीरियंस किया हो। जो रेम्यूनरेशन मैं दे सकता हूं वो है फ्री हाउस रिपेयर और रिकंस्ट्रक्शन। इसके लिए मेरे पास काफी रिसोर्सेज हैं। मर्लिन हर्मीज। आदमी ने अनजाने में भौएं सिकोड़ ली। ये रिक्वेस्ट उससे बहुत अजीब लगी, जैसे कोई मजाक हो। क्या तुम इस पर लिखा हुआ पढ़ सकते हो? वुडन बोर्ड के पास बैठे एक पतले आदमी ने मौका देखकर पूछा। बार के काफी कस्टमर्स पढ़ लिख नहीं सकते थे, इसीलिए ये पतला आदमी क्वार्टर पेंस के बदले नोटिस समझाकर अपना गुजारा करता था। बियर पकड़े आदमी ने सर हिला दिया। पतले आदमी ने मर्लिन हमीज के नोटिस की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये रियल है। वो रिपोर्टर उस कोने में बैठा है जहां वो लंबी सी टॉप हैट पहने हुआ है। बियर वाला आदमी 10 सेकंड्स तक चुप रहा, फिर धीरे धीरे उस कोने की तरफ चला गया। क्या तुम सच में मेरी मदद करोगे? मेरे घर का रिकंस्ट्रक्शन? उसने अनईजी होकर पूछा। क्लाइन ने छोटी राउंड टेबल की तरफ इशारा किया, रखे डॉक्यूमेंट्स की तरफ इशारा किया और बोला, हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। जरूरत नहीं है, अगर तुम सिर्फ कुछ मटेरियल भी दे दो तो मैं फिर भी सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। आदमी बैठ गया और धीरे से बोला, मेरी कहानी बहुत ज्यादा ड्रामेटिक नहीं है, बस रियल है। क्लाइन ने एनकरेजमेंट में सर हिलाया। आदमी ने टेबल की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, मैं एक परमानेंट रेजिडेंट था। मेरी एक अच्छी जॉब थी।
मैंने लोडाइट स्ट्रीट के पास एक छोटा सा घर खरीदा था। फिर वॉर शुरू हो गया। एक बॉम्ब ब्लास्ट में मेरा घर पूरी तरह तबाह हो गया। मेरा सबसे बड़ा बेटा, जो अभी प्राइमरी स्कूल ज्वाइन ही कर रहा था, अंदर ही दफन हो गया। हमें एक 2 बेडरूम रूम रेंट पर लेना पड़ा। फिर फकेटियन फोर्सेस ने कॉन्स्टेंट पर कब्जा कर लिया। मेरी वाइफ को मारा गया और वो कभी वापस नहीं आई। कुछ टाइम पहले किसी ने मुझे उसकी लाश आइडेंटिफाई करने को बुलाया। मैं पहचान ही नहीं पाया। वो इतनी बुरी तरह सड़ चुकी थी कि उसे लाश कहना भी मुश्किल था। बस उसके कपड़ों की जेब में हमारा पुराना वाटर बिल था। वो हमेशा हमारे घर को मिस करती थी, मेरी छोटी बेटी भी। अब मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा करके मैं अपना घर वापस बनाना चाहता हूं। सच कहूं तो मुझे अपनी बदकिस्मती के बारे में बताना पसंद नहीं, लेकिन अगर इससे मुझे सच में मदद मिल सकती है तो मैं बता दूंगा। क्लाइन ने कलम और कागज उठाया, लिखने का नाटक किया और बोला, तुम्हारी विश पूरी होगी। कल लोडाइट स्ट्रीट पर उस घर के रुइंस के सामने मेरा इंतजार करना। उसी वक्त उसने एक नोट आगे बढ़ा दिया। ये तुम्हारी ड्रिंक के लिए, मेरी तरफ से। आदमी की आंखें चमक उठी। वो मना करना चाहता था, लेकिन आखिर में नोट उठा लिया। अगली सुबह अपनी छोटी बेटी को चर्च स्कूल छोड़ने के बाद वो आदमी उसी फेमिलियर रास्ते से चलकर लोडाइट स्ट्रीट पहुंचा और फिर उसने अपना घर देखा। चिमनी, खिड़कियां, दरवाजा, दीवारों पर लगी घास, कुछ भी बदला नहीं था। सब कुछ इतना फेमिलियर लग रहा था जैसे अगले ही सेकंड घर की सुंदर लेडी ओनर दरवाजा खोल देगी और दोनों बच्चों को बाहर भेज देगी अपने फादर का स्वागत करने के लिए। आदमी बिल्कुल स्टन रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन चाहे ये एक इल्यूजन ही हो, वो इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार था। कुछ दिनों बाद जब क्लाइन ने इसी तरह कई विशेष पूरी कर दी थी, उसने होटल की विंडो खोली। कॉन्स्टेंट सिटी के सामने सुबह की हल्की सी फॉग में उसने उंगली चटकाई। वेल्च के फादर आदत के मुताबिक जाग